हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस एमटीपी डिस्कशन वीडियो, जहां पे हम आईसीआई के द्वारा रिलीज किया गया सीए फाइनल डीटी का एमटीपी सेकंड एप्लीकेबल फॉर मई 25 अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे या यूं बोलो ढंग से सॉल्व कर लेंगे। सर, अगर आप मुझसे पूछो एग्जैक्टली क्या है इस एमटीपी में, ऑनेस्टली इसमें बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस नहीं है। कुछ एक आध नए क्वेश्चंस है, काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, एक आध दो नए एडजस्टमेंट है, थोड़े बहुत नाम बदले गए, बट इट इज अ गुड पेपर टू प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट नहीं खरीदना, दिस इज अ गुड पेपर टू प्रैक्टिस। एक बार मेरे साथ करते चलो ना, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। एंड मैं बता दूं, बढ़िया कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके सर, परफेक्ट बात है, आप लोग समझ में आ गया। सीधे शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। अच्छा, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि योर लाइक योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। कोई सवाल आता है जरूर कमेंट करके बताओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एज यू नो, केस सिनेरियो 3 पूछता है, इसने भी क्लियर कर दिया। सारे एमटीपीज में 3-3 केस सिनेरियोस तो पूछ ही रहा है सीआई। अनंतम हाईवेज ट्रस्ट, अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी, ठीक है, सेबी में रजिस्टर्ड है, regulations has generated income from 10 लाख रुपीस एंड डिविडेंड ऑफ 5 लाख रुपीस फ्रॉम जी लिमिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25। सर, एक आनंदम करके बिजनेस ट्रस्ट है, सर इसको जी से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है। सर जी मान सकते हैं कि एक एसपीवी होगा, वी कैन अस्यूम इट इज रियल। इट हैज ऑल्सो रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए। सर इसको एक एसटीसीजी भी हो रहा है, 111A वाला, कौन सा? सर 4 लाख रुपए का। कब? सर 10 अक्टूबर 2024 को। सर 10 अक्टूबर 2024 को अगर कभी किसी भी बिजनेस को एसटीसीजी होता है, तो इसका टैक्स रेट सर 20% होता है, क्योंकि बजट के बाद बेच रहा हो, 20% टैक्सेबिलिटी आएगी। ओके सर, ओके। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परचेज किया, यानी 111A वाला है। Anantam Highways has accumulated entire income except interest income which is distributed to unit holders. सर कहता है जितनी भी accumulated interest, जितनी भी accumulated income है ना, उन सभी इनकम को छोड़ के सारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने। आनंदम ने accumulate किया entire income except interest income which is distributed to unit holders, सारी इनकम को accumulate करके यूनिट होल्डर्स को बांट दिया। ठीक है सर, यूनिट होल्डर को बांट दिया। ओके सर। एक रेसिडेंट है यूनिट होल्डर हु ओन्स 100 यूनिट्स ऑफ यतिन। अच्छा ठीक है, एक रेसिडेंट यूनिट होल्डर है, उसके वो कितना ओन करता है? जेवियर। ओ भाई साहब, देखो देखो देखो, जेवियर करके एक रेसिडेंट यूनिट होल्डर है, ठीक है। यतिन करके एक नॉन रेसिडेंट यूनिट, इसके पास 100 यूनिट्स हैं, और यतिन करके एक नॉन रेसिडेंट है, इसके पास कितनी 500 यूनिट्स है। ओके सर, समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सब्सक्राइब कितनी 5000 की, 5000 यूनिट्स हैं। क्या ना सिंपली से कि इसके पास सर, इसके पास नियरली 2% यूनिट है और इसके पास नियरली 10% यूनिट्स है। आई कैन से अपने जो रेसिडेंट पर्सन है, इसके पास 2% यूनिट है और बाकी के पास 10% यूनिट्स। मिस्टर यतिन इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। यतिन कौन है सर? यतिन कौन है? यतिन ये है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का पार्टनर है, द मैनेजिंग डायरेक्टर है। हैज बीन प्रोवाइडेड विद एयर कंडीशनर 75,000 उनके घर पे। सर रेसिडेंस पे एयर कंडीशनर दे रखा है सर, जबकि देखना होगा क्या, वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे क्लेम किया होगा और डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होगा। सर दिस इज नथिंग बट इट इज क्लियर कट एग्जांपल ऑफ टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन हो रहा है। Xavier is engaged in cryptocurrency trading during financial year. He has transferred 4,20,000 rupees and cost of acquisition for these cryptocurrencies was 720। तो जेवियर का काम क्या है सर? 4,04,20,000 की उसने वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचा हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचा हुआ। सर देखो, आरटीपी 1 में भी उसने वर्चुअल डिजिटल एसेट पूछा, एमटीपी 2 में भी उसने वर्चुअल डिजिटल एसेट पूछा। उसके अलावा सर यही एक सेक्शन है जो आईसीआई ने कभी आज तक पेपर में नहीं पूछा हुआ है। देयर इज ग्रेटर चांस कि आपसे वीडीए पूछ लेगा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड विद दैट। ओके सर, समझ में आ गया। सर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कह रहा है 70,000 रुपीज। ठीक है सर, समझ में ये भी आ गया। इन एडिशन टू दैट क्रिप्टो करेंसी के लिए लोन दे रखा, जिसमें से 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। सर 20,000 रुपीज इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इसको माइनस कर लेता हूँ। नहीं सर, नहीं माइनस होता। कभी वर्चुअल डिजिटल एसेट पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने मिलता है, उसके अलावा कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकते हम। और फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट से लेके 3 एमसीक्यू सॉल्व करना भाई। इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन देके सर 3 एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हो हमसे। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आनंदम हाईवेज यूनिट होल्डर्स के बारे में बताओ। सर अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, तो जो जेवियर रेसिडेंट है, जो जेवियर रेसिडेंट है, सर इंटरेस्ट इनकम कभी बिजनेस ट्रस्ट से मिलती है, वो 10% से टैक्सेबल होती है सर। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट को दी जाती है ना सर, जो अपना यतिन है सर, इसको 5% से टैक्सेबल होती है। लेकिन ध्यान देना, कभी भी अगर आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटते हो ना, तो आपको 4% एजुकेशन सेस भी लेके चलना पड़ता है। तो जेवियर के लिए सर 10% हो गया और यतिन के लिए सर 5.2% टीडीएस रेट होना चाहिए। दिस शुड बी माई आंसर, दिस शुड बी माय आंसर। एक बार चेक करते हैं। नो टैक्स सर, ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो क्लियर कट गलत ऑप्शन है।
सर कहता है 5% काटना चाहिए किस पे, जेवियर पे, और 5.2% खाना चाहिए यतिन पे। सर गलत लग रहा है। सर 10% काटना चाहिए सर जेवियर पे। सर 10% जेवियर ठीक लग रहा है। यतिन के में 5.2%। सर ये ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। फोर्थ भी रीड कर लेते हैं। सर 10% काटना चाहिए जेवियर में, 10.4% यतिन में। सर गलत है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही बच जाता है। एग्जाम्पल बताओ सर, जो एयर कंडीशनर, सर आपने मैनेजिंग डायरेक्टर के घर पे एयर कंडीशनर लगा दिया और फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो आप। सर ये तो टैक्स इवेजन है, क्लियर कट इवेजन का एग्जाम्पल है। तीसरा, जो जेवियर ने सर क्रिप्टो करेंसी में डील किया, सर क्रिप्टो करेंसी में डील करते रहे, उसका गेन कितना माना जाएगा? 420 का क्या सेल्स थी, उसमें 70,000 की उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 20,000 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट थी। सर इसको माइनस करने मिलेगा नहीं। कुल मिला के 3,50,000 रुपीज का सर वर्चुअल डिजिटल एसेट का गेम होगा, वीडी का गेम होगा, गेन होगा। सर क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंटरेस्ट माइनस करने दिया जाएगा? नहीं करने दिया जाएगा। जेवियर कैन क्लेम डिडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटरेस्ट एक्सपेंस? नहीं सर, गलत बात बोल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओनली अलाउड एज डिडक्शन, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट डिडक्टेबल। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। नीदर डिडक्टेबल, सर गलत है। क्रिप्टो करेंसी एग्जाम्प्ट, अरे भाई साहब क्या बात करती है। सर ऑप्शन नंबर बी आपका सही बच जाता है। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत नहीं किया इसे, फिर से इसने मेहनत नहीं की, सीधे सीधे क्वेश्चन इन्होंने 35 केस स्टडीज से ना उसी से उठा लिया। अब देखो आरटीपी 1 में भी जो क्वेश्चन आए 35 केस स्टडीज में है, एमटीपी 1 में, एमटीपी 2 में भी वहीं से क्वेश्चन आए। तो क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए। तो 35 केस स्टडी जरूर सॉल्व कर लेना आप ढंग से, नहीं तो मैं करवा ही रहा हूँ। मिस्टर बद्री अ प्रोफेशनल इंटीरियर डेकोरेटर, एक प्रोफेशनल इंटीरियर डेकोरेटर है। सर इंटीरियर डेकोरेटर से क्या आता है? 44 एडीए याद आ जाता है। ऑल्सो कंडक्ट्स ऑनलाइन लेक्चर ऑन इंटीरियर डेकोरेशन थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाठशाला। सर पाठशाला के थ्रू करवाते हैं। उसकी अर्निंग फॉलोइंग दे रखी है, देखो ये बद्री है, बद्री भैया, ये पाठशाला। सर ये होंगे स्टूडेंट। सर स्टूडेंट फीस देते होंगे, और सर ई कॉमर्स ऑपरेटर 194 ओ में टीडीएस काटता होगा, और ये अपनी फीस भरता होगा 144 एडीए में। ये अजम्पशंस ले रहा हूँ, ठीक है। 30 मई 2024 को पेमेंट किया गया बद्री को, और टीडीएस अच्छा क्रेडिट किया गया इस तारीख को, पेमेंट किया इस तारीख को 2 लाख रुपए। सर 2 लाख रुपए इज अलाउड, ठीक है। फिर अक्टूबर में पेमेंट किया गया, अक्टूबर में 10 लाख का पेमेंट हुआ। सर कितना, यहाँ पे आ जाता है अपना 1.5 लाख, ठीक है। 31 मार्च को पेमेंट क्रेडिट किया गया, पेमेंट किया गया 10 अप्रैल को 1.4 लाख। सर कुल मिला के ऐड करते हो ना 4.9 लाख की इनकम होती है, ठीक है। सर समझ में आ गया, अपने को आराम समझ में आ गया। यानी सर ई कॉमर्स ऑपरेटर से लगभग 4.9 करोड़, 4.9 लाख रुपीस की सेल्स कर रखी बद्री ने। सर 5 लाख की लिमिट तक टीडीएस नहीं होता। अगर आधार पैन फर्निश करे हो सर, 5 लाख तक की सेल करो, टीडीएस नहीं आता। इन एडिशन टू अबव मेंशन, सर 18 फेब 2025 को बद्री ने 20,000 रुपीज डायरेक्टली स्टूडेंट से रिसीव कर लिया रादर देन पाठशाला। सर बद्री ने अपना पैन प्रोवाइड कर रखा है पाठशाला को। सर यानी क्या मैं कह सकता हूँ 20,000 रुपीज और पाठशाला की इनकम ऐड होगा। सर अगर कभी भी कोई पैसा डायरेक्टली सेलर को मिल जाता है, सर ट्रांजैक्शन किया ई कॉमर्स ऑपरेटर से, लेकिन अगर पैसा डायरेक्टली सेलर को मिल जाता है, तो ये भी सर टर्नओवर में काउंट हो जाता है। टीडीएस कैलकुलेट करने की लिमिट में इसको भी ऐड करना पड़ जाता है, यानी कुल मिला के टीडीएस आपका 5.1 लाख पे काटा जाएगा। ओके सर, समझ में आया। सर टीडीएस काटने के लिए सर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है? इंपॉर्टेंट बात ये रहती है ना कि जब आपका जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर के पहले वाले पेमेंट पे 1% काटना पड़ेगा, बाद वाले पेमेंट पे 0.1% टीडीएस काटने वाले हैं। पहले वाले पेमेंट पे 1%, बाद वाले पेमेंट पे 0.1%। क्यों? क्योंकि सर टीडीएस रेट साल के बीच से चेंज हो गई। जिस दिन क्रेडिट करते हैं उस दिन का पेमेंट लेना पड़ता है अपने को। तो सर ये इस पे तो 1% हो जाएगा। सर बाकी 2 लाख पे 1% हो गया, और सर बाकी 3.1 लाख पे 0.1% हो गया। सर दिस शुड बी टीडीएस रेट। एक बार देखेंगे निकाल के, एक बार निकाल ही लेते हैं ना। 2310 रुपीज का आइडियली टीडीएस रेट होना चाहिए। देखते हैं कुछ अगर आगे कुछ कहता है तो चेंज कर लेंगे आंसर को। बद्री ने नितिन मुंबई को, जो कि अच्छा, बद्री गेव मिस्टर नितिन मुंबई हु हैज बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ रुपीस। बद्री ने नितिन को क्या दिया? नितिन को कुछ दिया पैसा जिसका टर्नओवर सर इतना है, 1.2 करोड़। प्रीवियस 23-24 इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विसेज फॉर दिस ऑफिस 5 मई 2024 को, और 30,000 60,000 बिलिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पैन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सर कह रहा है बद्री ने सर्विसेज दी इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज की ऑफिस के लिए एंड रेसिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए। ऑफिस के लिए कितने की सर्विसेज दे रखी है? कह रहा है ऑफिस के लिए सर्विस दे रही 40,000 60,000 दे रखी है रेसिडेंशियल के लिए। तो ऑफिस के लिए 40 के और रेसिडेंशियल के लिए सर 60 के। सर नितिन का टर्नओवर लास्ट ईयर में ज्यादा है, यानी सर नितिन को इस केस में टीडीएस काटना पड़ जाएगा। बद्री इज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, तो 194 जे में नितिन टीडीएस काटेगा। यस सर 194 जे में टीडीएस काटेगा।
40,000 का एक पेमेंट किया, उस पे टीडीएस कटेगा? हाँ सर, ऑफिस के लिए अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज ले रहे हो तो टीडीएस 10% काटना पड़ जाएगा। क्या सर इसके लिए जो आपने रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए सर्विसेज ले रखी हैं, नितिन ने जो सर्विसेज ले रखी है, क्या इस पे टीडीएस काटेगा? राइट आंसर इज नो। रेसिडेंशियल सर्विसेज पे अगर आप पेमेंट करो तो टीडीएस इस पे नहीं काटना पड़ता है। दिस इज नॉट द प्रिलिमिनरी कंडीशन, इस पे टीडीएस नहीं काटना। सर अपने को अभी समझ में आ गया। बद्री ने अच्छा, एंटायर रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बद्री फॉर हिज इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, कितना है सर? कुल मिला के 40 लाख रुपए का है। फीस को हटा दो, ऑनलाइन लेक्चर्स की फीस को हटा दो, उसको मिला के इतना 40 लाख का। सर ऑनलाइन लेक्चर्स की फीस कितनी है? 51 लाख, 5.1 लाख हो गई। ठीक है, मिस्टर नितिन को मिला के 40 लाख का, यानी नितिन के को भी अपने को अलग से ऐड नहीं करना। Further, 1,10,000 is payable by Mr. Badri to Phoenix LLC, a social networking site having no office in India, 1,05,000। सर 1,05,000 रुपए किसी सोशल मीडिया नेटवर्क को पे करना है। सर यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी का कंपोनेंट आ रहा है। To the Vita Inc. USA for giving online advertisement for the purpose of attracting customer. The Vita has office in India for providing online advertisement. Fortunately, Badri got one client of of country A, with which India does not have DTAA. From he received 3.5 lakh rupees as net income after deduction of 50,000 rupees foreign tax. सर कह रहा है कि एक फॉरेन पर्सन से उसको पैसा मिला, कितना पैसा मिला सर? 3.5 लाख रुपीस मिला। और वहाँ पे टीडीएस कितना कट गया सर? वहाँ पे 50,000 का टीडीएस कट गया। सर कभी भी अगर फॉरेन इनकम हम लेते हैं तो ग्रॉस अप करके लेते हैं, कभी भी टेन नेट ऑफ टीडीएस नहीं लेते। इंडिया में टैक्सेबिलिटी कितनी होगी सर? इंडिया में टैक्सेबिलिटी तो पूरी इनकम की करवानी पड़ेगी। वहाँ जो टैक्स भर दिया दैट इज डिफरेंट मैटर। तो 4 लाख रुपए अपने को यहाँ पे ऐड करने पड़ जाएंगे। अकॉर्डिंगली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बद्री 44 के अकॉर्डिंग होती है, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं? 24 लाख के प्रॉफिट है। हाउएवर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने, वो ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है भैया, चलो परफेक्ट है, परफेक्ट केस हो गया। इस पाठशाला रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स ऑन द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर बद्री? अगर हाँ तो किस अमाउंट पे करना पड़ेगा? सर यहाँ पे ना थोड़ा सा चीजें टेक्निकल कर दी इसने, थोड़ी सी टेक्निकल कर दी, समझना है इसको। सर कायदे से अगर पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर 30 सितंबर के पहले करता है तो कायदे से 0.1% से टीडीएस काटना चाहिए था। बाद में करता है तो सर 0.1% से काटना चाहिए। सर यहाँ पे क्या कह रहा है? सर साल भर का पेमेंट न कब किया है सर? साल भर का पेमेंट इन्होंने जैसे पेमेंट किया तब तब टीडीएस काटते चलना चाहिए था। सर उस हिसाब से निकालते ना तो 2310 आता है, 2310 आता है। ओके सर, समझ में आया। सर लेकिन आप चेक करोगे ना 2310 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। 2310 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो सर क्या करेंगे इस केस में? अगर फुल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता 2310 ही आता, लेकिन सर यहाँ पे नहीं दे रखा तो क्या करेंगे आप? प्रोविजन कहता है ना यहाँ पे कि जो लास्ट मंथ है ना सर, लास्ट मंथ वाला रेट पकड़ लो। सर लास्ट मंथ में जब लास्ट में रेट होता है 31 मार्च को जो रेट प्रिवेलिंग था ना वो रेट पकड़ लो। सर 0.1% सीरियस काटना पड़ेगा, यानी 5,10,000 पे ना 0.1% पकड़ लो। 510 रुपीज का टीडीएस रेट है, आप ये ले लो। ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर में ना आपके पास चॉइस रहती है पहले काटने की बाद में काटने की। सी एक प्रोविजन होता था, समझना। 194 एम एक सेक्शन होता है। 194 एम में क्या होता है? अगर आप रेंट पेमेंट करते हो 50,000 का पर मंथ का, तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है, 5% काटना पड़ता है बजट से पहले, बजट के सॉरी 30 सितंबर के पहले 5%, बाद में 2%। अब सर 194 एम में टीडीएस काटने की लायबिलिटी सर लास्ट मंथ रेंट पे आती है। तो लास्ट मंथ रेंट में अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है तो उस टाइम पे तो 2% रेट ही चलता है। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो या तो पेमेंट या तो क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर पे टीडीएस काटना पड़ता है। आइडियली ई कॉमर्स ऑपरेटर को सर इस टाइम पे जो फर्स्ट पेमेंट की गई ना 2 लाख की, तभी 1% टीडीएस काट लेना चाहिए था। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं काटा ना तो अपने को लास्ट मंथ का जो होगा ना उसी पे 0.1% लगा के दे देना है। दिस इज टेक्निकली रॉन्ग, बट कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमको 2 नंबर तो चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सर लास्ट मंथ का जो रेट होगा ना सर, जो हमारे बजट के बाद वाला रेट है, 30 सितंबर के बाद वाला रेट है सर, उसको पकड़ के हम पूरे में टीडीएस लगा देंगे, 510 बन जाएगा। क्या नितिन को टीडीएस काटने की जरूरत है? सर मैं जो बद्री है ना, बद्री ने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दे रखी है नितिन को, ऑफिस के लिए भी दे रखी है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रखी है। ऑफिस के लिए जो 40,000 पेमेंट कर रखा है ना उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 4%, 10% का, विच इज इक्वल टू 4,000। ठीक है। क्या नितिन को सर क्या नितिन को टीडीएस काटने की जरूरत है अंडर सेक्शन 194 एम? क्या उस पर टीडीएस काटने की जरूरत है? सर क्या 194 एम में टीडीएस कटेगा? सर 194 एम में टीडीएस तो तब कटता है जब 50 लाख के ऊपर की सर्विसेज हो। यहाँ तो 50 लाख का कोई सवाल ही नहीं है, तो सर नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। क्या मिस्टर बद्री रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द अमाउंट पेबल टू फीनिक्स? क्या मिस्टर बद्री को इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की जरूरत है? सर अगर आप कभी भी 1 लाख के ऊपर का पेमेंट करते हो, 1 लाख के ऊपर का पेमेंट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी को जिसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है,
या फिर अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन वो सर्विसेज इंडिया के बाहर से दे रहा है ना, उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ जाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो फिनिक्स है ना उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन सर्विसेज तो इंडिया से बाहर ले रखी है ना, तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ जाएगी, इक्वलाइजेशन लेवी प्रॉपर्ली डिडक्ट करनी पड़ जाएगी। सर नो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, सर नहीं है, रिक्वायरमेंट तो है। ये 6600 डिडक्ट करना पड़ेगा। नो डिडक्शन ऑन द पेबल, और ठीक है, नो नो डिडक्शन इज हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट पेबल टू दावीटा। एक सेकंड रुकना, शायद कुछ गड़बड़ समझ रहा हूँ क्या? क्या कह रहा है देखना। सर देखना क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ को वापस से रीड करो। दो पार्टीज है ना, 1,10,000 रुपए बद्री ने फीनिक्स को दिया, बद्री ने फीनिक्स को दिया ऑनलाइन नेटवर्क बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, जिसका सर ठीक है कितना, 1,10,000 रुपए। सर इस पे तो 6% कटना ही पड़ेगा। 1,05,000 दवीटा को दिया, और दवीटा का क्या है, दवीटा का ऑफिस है इंडिया में। अच्छा, दवीटा को इंडिया में ऑफिस है, तो इस पे 1,05,000 हो जाता है ना। सर अगर ऑफिस है तो ऑफिस के में केस में ठीक इक्वलेशन भी नहीं डिडक्ट करनी पड़ती। अब ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं बोला ना कि ऑफिस इंडिया में है, इंडिया से सर्विसेज दे रहे हैं कि बाहर से दे रहे हैं। हम तो ये मानेंगे जहां ऑफिस है वहां से सर्विसेज दे रहे हैं। फिनिक्स का ऑफिस नहीं है तो इक्वलेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ेगी। दावीटा का ऑफिस है तो अपने को इक्वलेशन लेवी नहीं डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो 1,10,000 पे 6% इज नथिंग बट 6600 की इक्वलाइज 6600 की इक्वलाइजेशन लेवी बनेगी। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 6300 का तो सवाल आता नहीं, 6600 6300 दोनों की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर बद्री की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बताओ अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। ऑप्टेड आउट कह रहा है, ऑप्टेड आउट है। जीटीआई कितनी है सर, जीटीआई, जीटीआई कहाँ निकाली थी हमने, कहाँ निकाली थी हमने, ये तो निकाली थी यार। अच्छा मिटा दी, ओके। 40 लाख की वैसे नॉर्मल इनकम है, 40 लाख की तो नॉर्मल इनकम ले लिया हमने। उसके अलावा सर 5.1 लाख की प्रोफेशनल सर्विसेज मिली हुई है, प्लस उसके अलावा 4 लाख रुपीज अपने को कहाँ से मिला हुआ है सर, 4 लाख रुपीज फॉरेन पर्सन से मिला हुआ है। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सर 49.1 लाख की इनकम बढ़ रही, इसका सर सीधे 50% ये लोग ऑफर कर देंगे। फिर 44 AD है ना, 50% ऑफर कर सकते हैं, और उसने बोला ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा वो। 24,55,000 रुपीज की हमारी इनकम बन जाती है। इस पे सर टैक्स रेट क्या लगाएंगे, सर रेगुलर रेजिम में तो 10 लाख से माइनस कर देंगे, जो इनकम बच जाती है उस पर 30% प्लस 1,12,500 इंटू 1.04, कुल मिला के सर 5,70,960 की हमारी इनकम बन रही है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बन जाता है आंसर। ठीक है, तो भैया इतना सही क्वेश्चन था, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सिनारियो 3 क्या बोल रहा है देखो, फिनजर्व इंक, फिनजर्व इंक कहाँ का है, कंपनी हेडक्वार्टर एफ, कंट्री एफ का, कंट्री एफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड्स ऑनलाइन वेब बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। सर एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, सर एक एग्रीमेंट करता है लोगों के साथ, ठीक है सर, किस चीज का एग्रीमेंट करता है देखते हैं। इन फाइनेंशियल 24-25 टर्मरिक लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर 6.7 करोड़ विद फाइनेंस, अच्छा फिनजर्विंग। सर एक इंडिया की टर्मरिक कंपनी है, टर्मरिक क्या करती है सर, इसके साथ 6.7 करोड़ का एग्रीमेंट किया। तो देखना एग्रीमेंट किस चीज का, सर देखना टेक्निकलिटीज क्वेश्चन में अच्छी है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। सर कह रहा है यूला के तहत, एग्रीमेंट के तहत जो फिनजर्व है ना ग्रांट करेगा टर्मनिक को लिमिटेड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक लिमिटेड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। सर देख के समझ में आ रहा है इंटेंजिबल, बट समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। ठीक है सर, क्या देने वाला है, लिमिटेड एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सर सबको मिल रहा है सेम चीज सबको बांट रहा है। टू इंस्टॉल, यूज, एक्सेस, डिस्प्ले एंड रन अ क्लिक रैप्ड वेब बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करने का, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने का, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, डिस्प्ले करने का सर लाइसेंस है। यानी सर एक तरीके का इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा, एक तरीके का सॉफ्टवेयर को यूज करने का अधिकार खरीदा सर, कह सकते हो, ठीक है सर। ऑन अ सिंगल लोकल हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क के अंदर, एंड अनदर परमानेंट स्टोरेज मीडियम ऑन वन कंप्यूटर। सर एक कंप्यूटर में आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, एक हार्डवेयर आपको दी जाएगी, उसी में वो सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है।
However, Turmeric Limited is restricted from making CW available over net shared network और मल्टीपल यूजर के एट द सेम टाइम। सर कहता है कि आपको सिर्फ एक सिस्टम में दिया जाएगा, उससे तो और सिस्टम में दिया भी नहीं जाएगा। यानी सर खरीद क्या रहा हूँ सर, एक आप मेरे को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मैं 6.5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मैं 6.7 करोड़ दे रहा हूँ। उसको मैं किसी दो सिस्टम में भी नहीं यूज कर सकता, मल्टीपल लोगों को भी नहीं दे सकता, प्लस उसके अलावा सब कंप्यूटर अलग अलग भी यूज नहीं हो सकते उसमें। फिंजर ने अपना राइट देखना रिजर्व करा कि ऑल राइट नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड टू, ये सर कहता है कि सारे के सारे राइट्स भी फिंजर के पास है। यहाँ तो सिर्फ आपको एक पेटेंटेड एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर यूज करना है सिर्फ अंडर द यूला। द CWCS प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड ट्रीटीज। ठीक है चलो, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सब सेव्ड है। फिंजर इंक ओन्स द टाइटल, सर जो कंपनी है ना ये टाइटल भी ओन करती है, कॉपीराइट भी ओन करती है और अदर आईपीआर भी ओन करती है। CWCS इज लाइसेंस ओनली फॉर यूज एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस एंड नॉट सोल्ड। सर कहता है कि जो राइट है ना सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया गया है, नॉट फॉर सेल। यूज भी क्या सर, यूज भी क्या सर, अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टर डिस्प्ले और इंस्टॉल करने का अधिकार किया गया है। ठीक है, डन 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 डन, समझ में आ गया सर। एग्जैक्टली अल्टीमेटली एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू हमको एक इंटेंजिबल एसेट मिला हुआ है, उस इंटेंजिबल एसेट को हम यूज कर रहे हैं, उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं। सर सुन के लग रहा है रॉयल्टी, बट देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। सर क्या कैच है आगे देखते हैं। आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया कंट्री एफ DTAA क्या बोलता है। सर कहता है रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू रेसिडेंट स्टेट ऑफ द अदर कंट्री में बी टैक्स इन अदर स्टेट। कहता है अगर इंडिया और कंट्री एफ में अगर कभी भी रॉयल्टी का एग्रीमेंट होगा तो सर जो कंट्री में पेमेंट हो रहा है ना सर, कंट्री एफ में टैक्सेबल होगा, कंट्री एफ में टैक्सेबल होगा सर, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कहता है अगर उस रॉयल्टी को अगर इंडिया में टैक्सेबल करवाना है ना तो करवा सकते हो, लेकिन सर मैक्सिमम 10% है सर, यानी अगर इंडिया में टैक्सेबल करवाना है तो मैक्सिमम 10% होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। यानी सर क्या बात चल रही है सर, अगर कभी भी ये जो कंपनी है, ये जो इंडियन कंपनी अगर रॉयल्टी का पेमेंट करेगी तो इसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ आएगी, नॉर्मली सर दूसरे कंट्री में आने वाली है, लेकिन अगर इंडिया चाहे तो सर 10% टैक्स रेट लगा सकता है मैक्सिमम। सर ये तो बात रही रॉयल्टी की, सर मुद्दा आता है क्या ये रॉयल्टी है कि नहीं है, सर वो यहाँ पे कह रहा है नीचे। सर रॉयल्टी जो आर्टिकल के लिए है ना सर, उसको मतलब क्या होता है सर, कहते हैं कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ एनी, या तो कॉपीराइट को यूज करने का। ठीक है सर, उसके कॉपीराइट ऑफ एनी लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क सर इंक्लूडिंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स टेप्स और वीडियो टेप्स सर, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन मॉडल सीक्रेट फॉर्मूला और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट, ये सब सर इन सबको यूज करने का अधिकार रॉयल्टी है। सर यहाँ पे कहीं पे भी सॉफ्टवेयर वगैरह आया क्या, क्या कहीं सॉफ्टवेयर यूज करने का राइट है क्या सर, कायदे से ना नहीं है। जो अपना आर्टिकल 12 है ना, आर्टिकल 12 के तहत सर जो रॉयल्टी की मीनिंग है ना सर, यहाँ पे अल्टीमेटली आप सॉफ्टवेयर यूज करने का राइट नहीं ले रहे हो सर, आपने सॉफ्टवेयर सिर्फ यूज किया हुआ है, सॉफ्टवेयर का पेड कॉपीराइट यूज करने का राइट नहीं है आपके पास। समझो, कॉपीराइट यूज करने का राइट होता है कि आप मल्टीपल लोगों को दे सकते हो, उसी सॉफ्टवेयर को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर यूज करने दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करने दिया जा रहा है, इसलिए सर ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता, ये जो पेमेंट है ना रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। सर DTAA की जो डेफिनेशन है ना आर्टिकल 12 की, इसमें जो पेमेंट किया गया ना 6.7 करोड़ की, इसमें इसको रॉयल्टी नहीं माना गया। लेकिन सर अगर यही मैं सेक्शन 9 की डेफिनेशन उठाऊं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 की डेफिनेशन उठाऊं, सर इसकी डेफिनेशन में रॉयल्टी में फॉल कर जाएगा ये। इसमें फॉल नहीं करेगा आर्टिकल 12 पे, लेकिन 9 में फॉल कर जाएगा। यानी सर DTAA के अकॉर्डिंग तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए सर कायदे से, लेकिन सर अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पकड़ोगे तो टैक्सेबल हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं। थोड़ी अतरंगी बात लग रही है, बट दैट इज हाउ इट इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आता है दिमाग एक पेपर में ना तो आपको ध्यान देके जाना है, इस क्वेश्चन को लर्न करके जा सको तो कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इस टर्मरिक इंडिया रिक्वायर्ड ड्रग टीडीएस, क्या टर्मरिक को टीडीएस काटने की जरूरत है, राइट आंसर इज नो, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। Would Turmeric Limited be required to deduct a TDS on the payment made to Finzer? If there is no DTAA, what is the amount required to be deducted on the said payment? सर कहता है कि अगर कभी भी DTAA इंडिया में नहीं होता, इंडिया और उस कंट्री का DTAA नहीं होता, तो क्या इंडियन एंटिटी को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट आंसर इज काटनी पड़ जाती। क्यों, क्योंकि उसके इसमें सेक्शन 9 की रॉयल्टी की डेफिनेशन देखनी पड़ती है आपको, सेक्शन 12 की रॉयल्टी की डेफिनेशन में पेमेंट कवर नहीं है। लेकिन सर सेक्शन 9 की डेफिनेशन पकड़ोगे ना तो उसमें कवर हो जाता है ये, और अगर कवर होता है तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। और सेक्शन 9 की अगर इनकम टैक्सेबल होती है रॉयल्टी की, तो 115A में सर 20+4% से टीडीएस काटना पड़ता है, या सॉरी इतने रेट से टैक्सेबल होती है, टीडीएस रेट 195 का हो जाता है।
कितना है सर 6.7 करोड़ में? 6.7 करोड़ है सर, अब समझो, अब आराम से समझो। इनकम तो 20% टैक्सेबल होगी, प्लस क्योंकि फॉरेन कंपनी है तो 2% से सरचार्ज भी लगेगा, प्लस 4% से एजुकेशन सेस भी लगेगा, कुल मिला के सर एसेट्स टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए ना। कितना आ रहा है? कुल मिला के सर 14, 21, 47, 240, 720 सॉरी। आंसर नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। What would be the tax liability of Finserv if DTAA between India and country includes सर 20,000 रुपए का प्रोवाइडिंग एंड यूजर सॉफ्टवेयर टू टर्मरिक लिमिटेड? सर क्या कह रहा है, टैक्स लाइबिलिटी फिनजर्व की क्या होगी अगर डीटीडब्ल्यू इंडिया का कुछ भी नहीं है, इंडिया और उस कंट्री का डीटीडब्ल्यू कुछ भी नहीं है, और सर कह रहा है 20,000 रुपीज का खर्चा कर रखा है। सर कह रहा है कि मैंने जो 6.2 करोड़ की इनकम है, 6.2 करोड़ में 20 लाख का खर्चा कर रखा है, तो क्या 20 लाख का खर्चा कोई डिडक्शन में मिलता है क्या? हाँ, कोई खर्चा का डिडक्शन मिलता है क्या सर? कोई खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलता, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, डायरेक्टली सर टैक्सेबल हो जाता है। तो अपना आंसर जितना पहले आया था उतना ही अभी आएगा। कितना आया था? इतना 1421, 1421, 14 सेम आना चाहिए आंसर। सर खर्चा का डिडक्शन तो वैसे भी आपको कुछ भी नहीं मिलता ना। ठीक है। इफ फिनजर्व रिक्वायर्ड डिडक्ट टीडीएस, सर क्या टीडीएस का रिक्वायर क्या, अच्छा सॉरी, इस फिनजर्व रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इफ देयर इज नो डीडब्ल्यू बिटवीन कंट्री एफ एंड इंडिया, अगर इंडिया और कंट्री एफ में कोई डीडब्ल्यू नहीं, क्या टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? हमने सेक्शन 115 ए में पढ़ा हुआ है कि अगर 115 ए में आपका टीडीएस कट जाता है, जो कि कटेगा इस केस में, अगर आपका टीडीएस कट गया, आपकी इनकम सिर्फ एक ही है, तो फिर आपको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता, तो आरओआई नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। कहते हैं नो, इनका रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल इंडिया। ना सर, इनकम टैक्सेबल तो है, अगर डीटीडब्ल्यू नहीं है तो इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ डीटीडब्ल्यू नहीं है, इनकम टैक्सेबल है, और टीडीएस कट गया इसलिए आपको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस कट चुका है इसलिए आरओआई नहीं फाइल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। देखो क्वेश्चन वाज टेक्निकल, क्वेश्चन टेक्निकलिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं इसमें समझना। सबसे पहले तो कि रॉयल्टी की डेफिनेशन आर्टिकल 12 ऑफ डीटीडब्ल्यू और सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन नहीं, जो छोटा मोटा डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इस क्वेश्चन ने एक्सप्लॉइट किया है। सेकंड चीज, सर जो आर्टिकल 12 में इनकम आ जाती है ना, आर्टिकल 12 में, सर आर्टिकल 12 के टैक्सेशन डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग होता है, तो जो बेनिफिशियल है वो वाला लग जाएगा, लेकिन जहां पे डीटीडब्ल्यू खत्म हो जाता है ना, वहां पे सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं, और जहां इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे, आपको सेक्शन 9 भी रेफर करना पड़ेगा, आपको 115 भी रेफर करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी फॉरेन कंपनी के हाथ में जो टैक्स रेट लगाते हैं ना, उस पर अपने सरचार्ज भी ऐड करना है, उसके अलावा एजुकेशन सेस भी ऐड करना है। और लास्ट में सर 115 का लास्ट पॉइंट कि किसको आरओआई फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर सर 115 में ए में किसी की इनकम है और इनकम पे टीडीएस कट चुका है, तो सर उसको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट सर इसमें भी कैच है कि आपको ये नहीं लिख के आना कि इनकम एग्जेम्प्ट है सर, क्योंकि टीडीएस कट गया इसलिए अपने को आरओआई नहीं फाइल करना। इट इज नॉट बिकॉज इनकम एग्जेम्प्ट है, इट इज बिकॉज टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, इसलिए आपको आरओआई नहीं फाइल करना। क्वेश्चन सच्ची में अगर पसंद आया ना, यहाँ तक आया हो ना वीडियो, जरूर लाइक करते चलो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? ए लिमिटेड इंडियन कंपनी बोरोड सम फ्रॉम बी लिमिटेड इन कंट्री बी सी, इन कंट्री सी। अच्छा, क्या देखो, ए लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, इसने बोरो किया हुआ है बी के, बी इंक से, सी से, डी से और ई से, बी सी डी चार लोगों से, बी सी डी ई। बोरो कितना किया हुआ है सर? 15 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़। इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया हुआ है? 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना होता है सर? 8 करोड़ का इंटरेस्ट होता है। सर एसोसिएटेड इंटरप्राइज कौन से है सर? ये एसोसिएटेड है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। सर कह रहा है जो बी लिमिटेड है ना, बी इंक है ना, इसने गारंटी दे रखी है और लोन टेकन बाय ए फ्रॉम सी लिमिटेड। सर कह रहा है जो सी से लोन ले रखा है ना, सी से लोन ले रखा है ना, इसकी गारंटी आपके एसोसिएट ने दे रखी है, तो क्या मैं बोलूँ 94 बी के प्रोविजन यहाँ पे भी लग जाएंगे? हाँ सर, इसमें भी लग जाएंगे, यस सर लग जाएंगे। प्लस सर कहता है डी है ने डिपॉजिट कर रखा है 15 करोड़ रुपए विद ई। सर जो डी है ना, इसने 15 करोड़ रुपए ई को देकर रखा है। सर आपके एसोसिएट इंटरप्राइज ने सर किसी नॉन एसोसिएट के पास सिमिलर अमाउंट जमा करा रखा है, यानी सर ई के पास भी जो इंटरेस्ट लोड आया है सर, इस पे भी 94 बी के प्रोविजन लग जाएंगे, यानी चारों पे जो इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है इस पे 94 बी के प्रोविजन लग जाएंगे। ओके सर, समझ में आया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन, सर ईबिटडा आपको दे दिया, सर ईबिटडा आपको दे दिया 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का। तो इसका 30% अलाउ होता है, यानी सर कहना है सिंपली से कि 3 करोड़ आपको अलाउ होना चाहिए। यस सर, 3 करोड़ अलाउ होगा।
8 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया, 3 करोड़ रुपए का अलाउ होगा सर, 5 करोड़ डिसअलाउ होना चाहिए। सर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिसअलाउड? सर 3 आपका 5 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद आर्म लेंथ प्राइस बी डिटरमाइन्ड बाय कंसीडरिंग द मीडियन ऑफ द डेटा सेट? सर हमने पढ़ा हुआ है कभी भी अगर अपने पास एक ही मेथड से मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइसेस आ जाती हैं, तो अगर 5 आर्म्स लेंथ प्राइस आती हैं, तो उस केस में अपने को क्या लगाना पड़ता है? अपने को अरिथमेटिक मीन लगाना पड़ता है। लेकिन अगर 6 या उससे ज़्यादा होती है ना, तो उस केस में अपने को क्या मीडियन लगाना पड़ता है। अब सर मीडियन के कॉन्सेप्ट में भी ना क्या होता है हमारा, एक तो अपने को निकालना पड़ता है 35th परसेंटाइल वैल्यू, एक निकालना पड़ता है 65th परसेंटाइल वैल्यू। सर इससे आ जाता है एक रेंज। सर अगर हमारा डेटा सेट कभी भी इस रेंज में फॉल करता है, अगर कभी भी डेटा सेट इस रेंज में फॉल करता है, तो सर हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस ना वही ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाती है। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, वही आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाती है। लेकिन सर अगर डेटा सेट के आस-पास कभी बाहर या अंदर चला गया, तो इस केस में आर्म्स लेंथ प्राइस क्या बन जाती है सर? 50th परसेंटाइल वैल्यू बन जाती है। यानी सर हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आंसर 6 या उससे ज़्यादा आ रहा हो। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस डेटा रेंज के बीच में अगर फॉल कर रहा है, तो कभी भी अपने को 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू नहीं लेनी है। अगर डेटा के बाहर जा रहा है, तो ही अपने को मीडियन लेना पड़ता है। इसमें क्या बोल रहा है? इनमें से किनमें से मीडियन पकड़ना पड़ेगा? तो मीडियन पकड़ने के लिए 2 चीज़ें होनी पड़ेंगी। डेटा सेट भी 5 से ज़्यादा का होना चाहिए, उसके अलावा जो रेंज है ना उसके बियॉन्ड फॉल करे। अगर रेंज से बियॉन्ड होगा तभी 50% लेंगे ना। अगर रेंज के अंदर हो गया तो 50% तो लेने का मतलब ही नहीं निकला। सर कप मेथड में आंसर ही 5 आए सर, मतलब ही नहीं, इस पे कभी भी नहीं लगने वाला अपना मीडियन वाला। आरपीएम मेथड में टोटल 6 डेटा सेट है सर, यहाँ रेंज लग रही है। देखो पॉइंट, डज द प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन फॉल विद इन द आर्म्स लेंथ प्राइस बिटवीन 35th परसेंटाइल एंड 65th परसेंटाइल? सर कह रहा है क्या आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो क्या इस रेंज में फॉल कर रही है? अगर ट्रांजैक्शन प्राइस रेंज में फॉल कर जाएगी, तो उस केस में ट्रांजैक्शन प्राइस ही हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाती है। लेकिन अगर बाहर चली जाती है, तो उस केस में अपने को 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू वैल्यू उठानी पड़ती है। यहाँ कह रहा है कि आपकी रेंज में ही फॉल कर रही है, तो अपने को मीडियन का कोई काम ही नहीं ना। इस रेंज के अंदर ही आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो मीडियन तो कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा आपको। यही आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगी। ओके सर, समझ में आ गया। सर टीएनएमएम, सर टीएनएमएम में क्या है? सर टीएनएमएम में 7 तरीके हैं, 7 आंसर है हमारे। 7 आंसर में से वो भी हमारा जो आंसर है ना, हमारा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस रेंज के अंदर ही है। तो सर इस केस में भी अपने को मीडियन नहीं पकड़ना है। यहाँ 8 आंसर है, 8 हमारे पास आर्म्स लेंथ प्राइसेस आए। और सर वो सारे के सारे प्राइसेस ना, उसका जो सारे के सारे प्राइस जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, जो हमारे 8 आंसर आए, 8 के बेसिस पे हमने रेंज निकाली। रेंज निकालने में जो हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, ये सर कहीं बाहर है। तो अपने लिए इस केस में मीडियन पकड़ना पड़ता है 50th परसेंटाइल वैल्यू। यानी सिर्फ कॉस्ट प्लस मेथड में अपने को मीडियन वाले को आर्म्स लेंथ प्राइस मानना है, बाकी सब केसेस में जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वही मान लेंगे। तो आंसर नंबर ओनली 4 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज में। मिस्टर राघव अ रेसिडेंट एंड मिस्टर जॉन अमेरिकन सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट। सर एक राघव अपने कौन है? देशी देसी इंसान है राघव, ये इंडिया वाले हैं। और यहाँ मिस्टर जॉन नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन आर बोथ स्पोर्ट्स कमेंटेटर डिराइविंग इनकम 5 लाख रुपए फ्रॉम स्पोर्ट्स कमेंट्री इन इंडिया। सर इसको 5 लाख रुपए मिलता है और इसको 5 लाख मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 जे फॉर कमेंट्री मिस्टर राघव। सर इस यस सर, राघव एक रेसिडेंट है, उसको कमेंट्री के लिए पेमेंट मिलता है, 194 जे में टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 ई में रेम्यूनरेशन पे टू जॉन। सर जॉन को जो पेमेंट होगा 194 ई में करना पड़ेगा। यस सर, एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, एंटरटेनर को अगर कभी पेमेंट करते हैं तो 194 ई में टीडीएस काटना पड़ता है। सर काटना पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं काटना पड़ता। याद करो सर, कमेंटेटर कभी भी होता है ना, तो कमेंटेटर के लिए हमारा 194 जे नहीं लगता, 194 ई भी नहीं लगता। सर 194 ई सिर्फ 3 बातें करता है। 194 ई बोलता है सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो उसकी स्पोर्ट्स की इनकम के लिए 194 ई जाना है। उसकी आर्टिकल इसके एडवर्टाइजमेंट की इनकम के लिए, और जो आर्टिकल से न्यूज़पेपर दे रहे होते हैं ना, उसकी इनकम के लिए अपने को 194 ई में टीडीएस काटना पड़ता है। सो दिस इज रॉन्ग। टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 फॉर रेम्यूनरेशन। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट इन दिस केस। अभी देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड इज करेक्ट। जॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 क्योंकि अगर उसका टीडीएस कट गया। सर अगर किसी नॉन रेसिडेंट का टीडीएस कट जाता है, उसको आरओई फाइल करना पड़ता है क्या? सर अगर 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 इसका टीडीएस 194 ई में कट जाता है तो आरओई नहीं फाइल करना पड़ता, लेकिन क्योंकि 195 में टीडीएस कट रहा है ना, इसको आरओई फाइल करना पड़ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके अलावा कहता है राघव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बिकॉज उसकी टोटल इनकम पे पूरा टीडीएस कट गया। सर ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारे सही स्टेटमेंट कौन से है? सिर्फ 1 और 3 ही सही है। अपने को सिर्फ ऑप्शन नंबर सी लेके चला जाना पड़ेगा। 15th पे क्वेश्चन नंबर सी चल जाएगा हमारा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट?
डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर इतने हमें हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। अब अपने को आना है प्रैक्टिकल पोर्शन पे। आ जाओ जल्दी से। मिस्टर सूरज इंडस्ट्री सर, पहले तो देखो कौन से रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रेजिम देखनी पड़ती है। टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अज्यूमिंग कंपनी वांट्स टू पे कंसेशनल टैक्स रेट्स अंडर 115 BAA। टर्नओवर कितना है सर, काम का नहीं। कंसेशनल टैक्स रेट है यानी 25% टैक्स लगेगा ना जी सर, याद नहीं आ रहा तुमको? 22% टैक्स है, 10% सरचार्ज है, 4% एजुकेशन सेस है। ऐसे कैसे भूल जा रहे हो यार, इतनी इतनी सी बात है। सर कंपनी असेंबली, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आने वाला ना। ये सब नहीं आता कभी भी 115 BAA में। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पुणे में है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स कितना? 9.5 करोड़ का है अपने पास। ठीक है। डेप्रिसिएशन जितना है सर 2.8 करोड़ रुपीस एड बैक करना पड़ेगा अपने को। डोनेशन 12 लाख रुपए पॉलिटिकल पार्टी कर रखा है सर, 12 लाख रुपए यानी सर 12 लाख में एड बैक करूंगा। सर क्या इसका डिडक्शन मेरे को मिलेगा? राइट आंसर है सर इसका 80 GGB में डिडक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप क्या फॉलो कर रहे हो, 115 BAA फॉलो कर रहे हो ना। 15/8/2024 को आपने कंट्रीब्यूट किया 50 लाख रुपए, किसको? सर एक इंस्टीट्यूशन को, जो कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सर क्या साइंटिफिक रिसर्च में किसी को भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ हो तो क्या उस पे 115 BAA में डिडक्शन मिलता है? सर नहीं मिलता, नहीं मिलता। दिस इज डिसअलाउड। सर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी 15 लाख रुपए, जिसमें 15% आप होल्ड करते हो। सर अगर डिविडेंड मिला हुआ है तो 15 लाख रुपए आप यहाँ से माइनस करोगे और सर कहाँ लेके जाओगे? सर IF 15 लाख लेके जाओगे। ठीक है। 15 मई को यानी बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 4 लाख रुपए, जो कि आपने इक्विटी शेयर्स को बेच के रियलाइज किया है। सर आपने एसटीटी पे किया यानी लिस्टेड शेयर से। तो पहली बात तो 4 लाख यहाँ से हटाएंगे और 4 लाख हटा के लेके जाएंगे कैपिटल गेन में। तो इस पे टैक्स रेट क्या मिलेगा सर? 1.25 लाख माइनस करके 10% टैक्स लगा देंगे। ओके। इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम 4.5 करोड़ पे, 4.2 करोड़ रुपए पे। बीइंग अमाउंट बोरोड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर 1 जून 2024 को आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4.2 करोड़ बोरो किए मशीनरी के लिए, और उस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। और आप पे कर रहे हो कब सर? 1 अक्टूबर को पे कर रहे हो, 1 दिसंबर को पे कर रहे हो। सर आपको कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना बैंक को, तो आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज 43B में पूरा डिसअलाउ हो जाता है। तो यहाँ पे जितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पहले तो पूरा डिसअलाउ कर दो। कितना? 4.2 करोड़ पे 10% पर एनम फॉर 10 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स कितना हो जाता है? कुल मिला के सर 35 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। 8 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न किया प्लॉट को बेच के। सर प्लॉट किसको बेचा? अपनी 100% सब्सिडरी को बेच दिया। अगर कभी ऐसे सब्सिडरी को आप प्लॉट बेच रहे हो जो क्या की 100% सब्सिडरी है, तो इस पे कैपिटल गेन तो लगता ही नहीं है। दिस इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। देखो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, यही चीजें आपको नोट्स में लिख के आनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या करोगे, जितना प्रॉफिट है ना सर, प्रॉफिट को पहले तो यहाँ से हटाएंगे। जो 8 लाख का प्रॉफिट है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे और कैपिटल गेन में कहाँ लेके जाएंगे? कैपिटल गेन में सर 8 लाख लेके जाएंगे और इस 8 लाख को क्या करवा देंगे? एग्जेम्प्ट करवा देंगे। गॉट इट सर, अपने को मस्त समझ में आ गया। सैलरी 1 करोड़ की पेमेंट की फॉरेन टेक्नीशियंस को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जो कि फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए। सर कभी फॉरेन टेक्नीशियंस को सैलरी पेमेंट कर देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 43(1) में कि कभी भी सैलरी पे करते हो किसी चीज के लिए, किसी मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, तो इट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो ये जो 1 करोड़ का पेमेंट किया ना हमने, इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में एड बैक करना पड़ेगा। दी कंपनी सोल्ड ऑटोमोटिव पार्ट्स। सर 22 लाख रुपए के ऑटोमोटिव पार्ट सेल किए हुए हैं, किसको? एबीसी इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न। कब सर? 1/11/2022 को। परफेक्ट है सर। 22 लाख का सामान आपने सेल किया, पीएनएल में ऑफर कर दी सेल्स। 1 फेब 2024 को आपने 12 लाख रुपए राइट ऑफ कर दी। सर अब आपने 12 लाख रुपए का लास्ट ईयर बैड डेट क्लेम कर रखा, यानी अब आपने नेट डेट में सिर्फ 10 लाख की इनकम ऑफर कर रखी है और 10 लाख आपको रिसीवेबल है। 10 लाख की इनकम ऑफर कर रखी है, 10 लाख रिसीवेबल है। 1 मार्च 2025 को कंपनी ने सब मिला जुला के 11 लाख रुपए रिसीव कर लिया। एंड द एंटायर कलेक्टेड अमाउंट वाज शोन एज बैड डेट रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी 1 में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में पूछा गया है। अब सर दिक्कत क्या है देखना, आपको रिसीव करना चाहिए था 10 लाख। अगर आप 10 लाख तक रिसीव कर देते ना, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता।
इसने कितना रिसीव किया सर? 11 लाख रिसीव कर लिया, 11 लाख रिसीव कर लिया। अब सर जितना मिला इसने पीएनबी में दोबारा डाल दिया। एक बात बताओ, तुमको 10 लाख मिला था, तुमने बैड डेट रिकवर्ड के नाम से तुमने 10 लाख मिलना चाहिए था, तुमको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए तुमको। लेकिन तुमको 11 लाख मिल गया, तुमने पूरा का पूरा पी&एल में डाल दिया। अरे बाबा 11 लाख पी&एल में क्यों डाला तुमने? 11 लाख पी&एल में क्यों डाला तुमने? सर एक बात बताओ, 10 लाख तक का तो ऐसा अमाउंट था ना, जो पी&एल में जाना ही नहीं चाहिए था। 10 लाख का तो पी&एल में जाना नहीं चाहिए था क्योंकि आप इनकम पहले ही इसकी ऑफर कर चुके हो। सिर्फ 1 लाख रुपए पी&एल में जाना चाहिए था, जो कि आपका बैड डेट रिकवर्ड बनता। सिर्फ 1 लाख रुपए आपका पी&एल में जाना चाहिए था, जो कि आपका बैड डेट रिकवर्ड बनता, जो कि टैक्सेबल होता। लेकिन आपने तो पूरा 11 लाख डाल दिया। जो 10 लाख वाला आपने एक्स्ट्रा डाल दिया है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपको हटाना पड़ेगा। और ये आपके लिए अब टैक्सेबल नहीं, क्योंकि आप पहले ही उसको ऑफर कर चुके हो ना इनकम में। कहीं न कहीं जब लास्ट ईयर आपने अपनी इनकम भरी होगी, तो उसमें 10 लाख रुपए ऑफर कर चुके हो ना, अब जितना मिल रहा है, जो जो टैक्सेबल है, उसी को वापस ऑफर कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। तो अल्टीमेटली आपको 11 लाख मिला, 10 लाख रुपए ऑलरेडी टैक्स, उसको हटाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए में अभी टैक्स लगना चाहिए, तो दैट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड ना, 11 लाख में पहले से इंक्लूडेड है वो। डेप्रिसिएशन कितना है? 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन, इसको माइनस करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड द फॉलोइंग एसेट। सर ऑफिस बिल्डिंग खरीदी 3 करोड़ रुपए की, पुट टू यूज की दिसंबर में। सर ऑफिस बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन 10% होता है। और अगर आधे साल के लिए यूज करते हो, 180 डेज से कम के लिए पुट टू यूज करते हो, तो 5% मिलता है। यानी 3 करोड़ का 5% कितना हो जाता है सर? 15 लाख हो जाता है। 15 लाख माइनस करूंगा। कंप्यूटर 25 लाख के हैं सर, आपने मई में पुट टू यूज किए, 40% डिप्रिसिएशन मिलेगा। कुल मिला के सर कितना हो जाता है? 10 लाख का डिप्रिसिएशन हो जाता है। प्लांट एंड मशीनरी सर 5 करोड़ की इंस्टॉल किया आपने 31 दिसंबर 2024 को। सर अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या? प्लांट एंड मशीनरी पर सर पहली बात तो आपको 40% नहीं 15% डिप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ पे आधे साल के लिए तो आधा ही मिलेगा। लेकिन हियर इज अ कैच, 5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है। 1 करोड़ रुपए की सर याद करो सैलरी का पेमेंट आपने किया था, वो यहाँ पे एड बैक करना पड़ जाएगा। 1 करोड़ रुपए आपको सैलरी का पेमेंट एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ पास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट ना। ठीक है। प्लस सर देखो ध्यान से सुनना। 35 लाख रुपीज का आपने साल भर में इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 35 लाख में आपने 10 मंथ्स का इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ, 10 मंथ्स का ऑफ कोर्स। 1 जून से पेमेंट किया था, 1 जून से लिया था लोन, और 31 मार्च तक का इंटरेस्ट था। आपने इतना पेमेंट करना था। कहना है सिंपली से कि 31 दिसंबर तक अगर आपने यहाँ पे यूज किया हो, तो 7 मंथ्स का ऐसा इंटरेस्ट होगा, 7 मंथ्स का ऐसा इंटरेस्ट होगा, जो कि सर मशीनरी के पुट टू यूज की डेट से पहले का है। फिर से सुनो। हम एक प्रोविजन जानते हैं, 43 ए बोलता है, 43 ए नहीं सर, कॉस्ट ऑफ एसेट वाला प्रोविजन कहता है 43 1, कि अगर कभी भी आपका पुट टू यूज की डेट से पहले का जो इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाता है। और जो बाद का इंटरेस्ट होता है सर, वो आपको सीधे सीधे पीएनएल में लेके जाना पड़ता है। अब 31 दिसंबर को आपने मशीन पुट टू यूज की, तो उससे पहले जितना इंटरेस्ट होगा, वो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना पड़ेगा ना। तो कहता है साल भर का 10 महीने का इंटरेस्ट 35%, 35 लाख है। इसमें 7 मंथ्स का पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट है। तो कुल मिला के 35 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, कुल मिला के 24.5 लाख रुपीज तो आपको ऐड करना पड़ जाएगा। यानी कुल मिला के प्लांट एंड मशीनरी कितनी बन जाती है? 624.5 लाख रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी बनती है। इस पे सर कितने परसेंट से आपको डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन कितने परसेंट से मिलता है सर? डिप्रिसिएशन 7.5% से मिलेगा, बिकॉज सर क्योंकि आधे साल से कम के लिए यूज की है। डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 46.8375 लाख का डिडक्शन डिप्रिसिएशन बन जाएगा। सर डिविडेंड आपने पे कर रखा है सर, अगर डिविडेंड पे कर रखा है तो 80 का डिडक्शन मिलेगा। 80 में आपने रिसीव कितना किया हुआ था? रिसीव किया हुआ था 15 लाख रुपए। 15 लाख रिसीव किया हुआ था, पेड है 12 लाख, विच एवर इज लोअर, 12 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा। इससे आपकी जीटीआई आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 280 ऐड किया, 12 ऐड किया, 50 ऐड किया, 280 ओके, 280 ऐड किया, 12 ऐड किया, 50 ऐड किया। ठीक है। 35 ऐड किया, 1 करोड़ ऐड किया, 15 लाख माइनस किया। 35 ऐड किया, 1 करोड़ ऐड किया, 15 लाख माइनस किया। ओके सर, ओके। 4 लाख माइनस किया, 8 लाख माइनस किया, 10 लाख माइनस किया। 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ओ हो, सारे पॉइंट सही हो रहे हैं। सर अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपकी 14 में से 12 भी आ सकते हैं आराम से। डेप्रिसिएशन जो 15 लाख है, वो तो 1.5 करोड़ है, तो माइनस करेंगे करेंगे। 15 लाख की नया, 10 लाख का नया, और 4683750।
15 लाख का नया, 10 लाख का नया, 4683,750। ओ माय गॉड सर, सब कुछ मैच कैसे कर रहा है? हाउ कैन यू डू दिस टू अस? 4 लाख का सीधे ये हो गया, 15 लाख का डिविडेंड हो गया, 4 लाख का कैपिटल गेन हो गया अपना, 15 लाख का डिविडेंड हो गया। ओ वाओ सर वाओ, पूरा मैच कर रहा है। इसमें एटीएम 12 लाख का हो गया। अब 1.25 लाख माइनस करके 10% टैक्स रेट लगा दिया कैपिटल गेन पे, बाकी सारी इनकम पे सर 22% लगा दिया, 10% का सरचार्ज ऐड कर दिया, कुल मिला के सर 4% का एजुकेशन से ऐड कर दिया, टोटल लायबिलिटी आ गई। सर बताओ क्या इससे सिंपल क्वेश्चन तुमको मिलेगा पीजीपीपी में? क्या इससे सिंपल क्वेश्चन कभी पीजीपी में मिलेगा तुमको? अगर इससे भी सिंपल क्वेश्चन तुम उम्मीद कर रहे हो दोस्तों, तुम नादान हो। तुम इस दुनिया के चोंचले, इस दुनिया के पेच नहीं समझ पा रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नया है, नया नई नई प्रजाति का क्वेश्चन है। पिजन लिमिटेड वॉज अमलगमेटेड विद लक्ष्य लिमिटेड। पिजन मर्ज हो गया किसमें? लक्ष्य में। कब? 1/4/2024 को। डेट ऑफ अमलगमेशन कितना है? 1/4/2024। पिजन लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस एसेस डिटेल असेसमेंट या 24/25। सर लास्ट ईयर तक यानी 1/4/2024 तक इसके लॉसेस कितने हैं? सर 5.5 करोड़ का स्पेक्यूलेटिव लॉस है। सर एक बात बताओ, कभी भी अमल कमीशन होता है तो अपने को स्पेक्यूलेटिव लॉसेस अलाउ नहीं होते नए बिजनेस में। हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ रखा है कि अलाउ नहीं होते ये। सर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन पूरा नई बिजनेस पे चला जाएगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सर नई एंटिटी को मिल जाता है, साइंटिफिक रिसर्च वाला। बिजनेस लॉस भी पूरा पूरा नई एंटिटी को मिल जाता है। सुनो, लक्ष्य लिमिटेड का प्रॉफिट कितना? 160 लाख रुपीज का है, 160 लाख रुपीज का प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, बिफोर एडजस्टिंग एनी लॉस। सर अब इसमें लॉस एडजस्ट नहीं किया हुआ, बट अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सर हुआ क्या समझना, सर पिजन लिमिटेड से एसेट मिले, इसमें एसेट ट्रांसफर हुए लक्ष्य के पास, और ट्रांसफर करने के बाद सर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। सर गलत किया गया, सही तो किया है, बट देखना ये तो डेप्रिसिएशन 15% चार्ज किया 150 लाख में से, 150 लाख पे, यानी मेरा 160 लाख का प्रॉफिट है। उसमें सर मैंने माइनस कर चुका हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका हूँ। कितना? सर 150 लाख पे 15%, इतना डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका हूँ। The consideration of plant and machinery was transferred upon amalgamation. However, as per income tax record, written down value was only 110 lakh. यानी सर कहने का मतलब, जब पिजन ने लक्ष्य को एसेट बेचे तो सर कायदे से उसकी WTV इनकम टैक्स अकॉर्डिंग 100 लाख की थी, डेप्रिसिएशन इस पे 15% मिलना चाहिए था। लेकिन जब इसने रिकॉर्ड किया ना लक्ष्य ने तो सर 150 लाख पे रिकॉर्ड किए और इससे 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। यानी सर 50 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया ना, यानी 7.5 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर रखा है। ठीक है सर, कह रहे प्रॉफिट ऑफ लक्ष्य 160 लाख रुपए में ना स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है। सर स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट आपको सुन के बिल्कुल आंखें बंद करने नहीं, क्योंकि कुछ काम का ही नहीं होता स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट। स्पेक्यूलेटिव लॉस होता तो अपने को समझ में आता है कि स्पेक्यूलेटिव लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट के अगेंस्ट आप कुछ भी सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है सर, कुल मिला के 167.5 लाख रुपीज का मेरा इनकम है, जिसके खिलाफ मैं 20 लाख माइनस कर सकता हूँ, 2.5 और 125 दोनों तीनों माइनस कर सकता हूँ, 125 प्लस 20 प्लस 2.5, कुल मिला के 147.5 लाख माइनस कर सकता हूँ। कुल मिला के 20 लाख की मेरी इनकम बन जाती है। एक भी कर लेते हैं। ओ वाओ सर वाओ, अभी पूरा ज्ञान जो मैंने दिया ना आपको, एमलगमेशन वाला, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वाला, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला, उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च वाला, उसके अलावा सर कितना नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वाला, सब यहाँ पे रिपीट कर रखा उसने। जो पार्ट 2 है, मिसेस उर्वशी एज 56, ये सिमिलर क्वेश्चन ना हमने कर रखा है। जो May 24 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, सीमा अग्रवाल वाला। उस क्वेश्चन में था क्या सर? कुछ नहीं, जो हमारी एसडीवी रहती है ना, एसडीवी 50% 110% से ज्यादा है कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। प्लस एक अमेंडमेंट लास्ट ईयर आया था कि आपका जो 54 का एग्जामेशन है ना, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का मिलने वाला है आपको, तो अमेंडमेंट ही बस यहाँ टेस्ट किया हुआ, कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पेपर में वो देखोगे ना 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे इसने कुल 3 मार्क्स के लिए पूछ रखा है, इससे तो कुछ भी नहीं दे रखा है इसने। अगर मैं आपको क्वेश्चन क्रॉस चेक करवाऊं तो ये था सीमा अग्रवाल वाला क्वेश्चन, May 24 में पूछा गया था, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम है, बस शहर के नाम बदल दिया और नाम बदल दिया एसएससी का, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन, अगर पहले से चैप्टर कर रखा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रद्युम्न एज 48, क्वेश्चन पार्ट बी में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इन्फॉर्मेशन फर्निश की फॉर द इनकम, जो भी उसने इनकम अर्न करके प्रीवियस 24-25 में। इंडिया से कितना पैसा कमाया सर? 80 लाख रुपए कमाया है बिजनेस इनकम से। शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अच्छा इंदौर से कमाया, इंडिया के अंदर इंदौर से कमाया, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट है भोपाल से 20 लाख रुपए कमाया। सर पार्टनरशिप फर्म का जितना प्रॉफिट रहता है इट इज एग्जेम्प्ट, सर वो एग्जेम्प्ट होता है, कुछ नहीं करेंगे इसका।
एग्रीकल्चर इनकम है सर टी गार्डन्स 40,000 से एग्रीकल्चर इनकम है, 20% से टैक्सेबल है। सर 40,000 सीजीडी है, सर सीजीडी का कन्वर्जन रेट दे रखा होगा यहाँ पे। सर सीजीडी सीएमडी सब मिला के सर 70 रुपए है, तो 70 रुपए लेंगे इसको 70 से, यानी कुल मिला के सर 40,000 इंटू 70 इज नथिंग बट 28 लाख रुपीज से इंडिया में टैक्सेबल होगी इनकम। ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 18-19 का है कंट्री जी का, सीजीडी 5200, इसको 70 से कन्वर्ट करेंगे 37.44, 3,74,400, 3.744 इतने का लॉस है। ठीक है, ये लॉस अपने को ना इंडिया में अलाउ हो जाएगा, वहां अलाउ होना हो इंडिया में अलाउ हो जाएगा। इतना ही होता है ना, 5200 इंटू 70, 5200 इंटू 70, 364 है, सॉरी 3.64 का लॉस है। ठीक है, डिविडेंड मिला कंट्री एम से सर 30,000 का डिविडेंड मिला हुआ है। सर इंडिया में पूरा टैक्सेबल होगा, 70 रुपीज रेट बन जाएगा इंडिया में कन्वर्जन के लिए। जो भी सीएमडी सीजीडी का रेट दे रखा है सर 70 है, जो है एक ही है। तो कुल मिला के 21 लाख रुपीज का डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल है। रेंटल इनकम 52,000 की हाउस प्रॉपर्टी की 15% वहां टैक्स भर दिया, 6,000 रुपए का वहां म्यूनिसिपल टैक्सेस भरे हुए हैं जो कि डिडक्शन में अलाउ नहीं होते हैं। तो कुल मिला के सर 52,000 की रेंटल इनकम वहां पे थी, 6,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्सेस भर दिया, कुल मिला के सर 46,000 रुपीज की इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। इस पे 70 रुपीज का रेट बनेगा, कितना हो जाता है 46,000 इंटू 70, 32,20,000 रुपीज। ठीक है, और इसमें 30% डिडक्शन माइनस करके कुल 70% टैक्सेबल होती है, बिकॉज सर 30% तो डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी का। तो कुल मिला के इंडिया में टैक्सेबल कितनी होगी, 22,54,000 रुपीज हमारे इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। प्रद्युम्न ने डिपॉजिट कर रखा है 1.5 लाख का पीपीएफ का, मेडिकल इंश्योरेंस 28,000 पे कर रखा है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। सर इंडिया और जी का और एम का दोनों का डिटेबल नहीं है। सर रेजीम कौन सी ऑप्ट कर रहा है, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजीम और नॉर्मल रेजीम टैक्स पे कर रहा है, यानी सर 80C मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का, और 80D मिल जाएगा कितना 0.25 लाख रुपीज का। कुल मिला के हमको डिडक्शन कितना मिल रहा है सर, कुल मिला के हमारी एनटीआई कितनी बनेगी, पहले एनटीआई निकाल लो। एनटीआई इज इंपॉर्टेंट, 80 लाख की बिजनेस इनकम, उसके अलावा 28 लाख की हमारी एग्रीकल्चर इनकम, माइनस करना पड़ेगा 3,64,000 रुपीज का हमारा बिजनेस लॉस, इंडिया में तो अलाउ जा रहा है ना, प्लस 21 लाख का माइनस ऐड करेंगे हम डिविडेंड इनकम, 22,54,000 की हमारी रेंटल इनकम ऐड हो जाएगी, 1.5 लाख का डिडक्शन और मिलेगा और 25,000 का डिडक्शन और मिलेगा। कुल मिला के 1,46,15,000 रुपीज की हमारी नेट टोटल इनकम आती है। इसको क्रॉस चेक कर लें क्या यार, तुम क्रॉस चेक नहीं करवाते हैं तो गलती हो जाती है फिर। 1,46,15,000 यही हमारी एनटीआई आ रही है। अब इस पे टैक्स कैलकुलेशन देखना है सर, वही अपने लिए स्लैब रेट लगेगी अप टू 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट तो ही लगती है। अब इसमें सवाल आता है बड़ा सिंपल सा, सरचार्ज कितना लगेगा। सर टैक्स तो निकाल लेंगे सर, 15% सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, 4% एजुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस किया 10 लाख रुपए इंटू 30% प्लस 1,12,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, कुल मिला के अगर टैक्स लाइबिलिटी निकालता हूँ तो 50,19,612 की टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही। ओके सर, ये भी आ गया 146,15,000। कुल मिला के अगर इंडिया का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालू ना 34.3456% निकल के आता है। इतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में भर रहा है, बहुत टैक्स भर रहा है इंडिया में। ठीक है सर, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब सर अपने को रिलीफ देनी है, कौन सी, सेक्शन 91 की रिलीफ देनी है। और सेक्शन 91 की रिलीफ देने के लिए ना अपने को 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है डब्ल्यू टैक्स इनकम, एक चाहिए होता है सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और दूसरा चाहिए होता है फॉरेन टैक्स रेट। 3 चीजें चाहिए होती हैं, इनमें से लोअर वाले को पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं डब्ल्यू टैक्स इनकम से। कंट्री जी पे जाते हैं, कंट्री जी क्या बोलता है समझना। सर कंट्री जी में एग्रीकल्चर इनकम कमाई कितनी, 28 लाख रुपीज की। सर क्या ये डब्ल्यू टैक्स इनकम है, राइट आंसर इज यस, इट इज डब्ल्यू टैक्स इनकम। वहां पे भी टैक्स लग रहा है, यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, इक्वल अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, तो 28 लाख रुपीज तो डब्ल्यू टैक्स इनकम है ही है। सर एक बात बताओ, जो लॉसेस है उस देश में तो लॉसेस का डिडक्शन मिला ही नहीं, लेकिन इंडिया में तो लॉसेस का डिडक्शन मिल रहा है ना, तो क्या इंडिया माइनस करेंगे क्या डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालते टाइम, राइट आंसर इज यस, माइनस करना पड़ जाएगा। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है, सिंपली सोचो ना, उस देश में तुम्हारी टोटल इनकम 28 लाख है,
वही इनकम जब इंडिया में आ रही है तो उस पे हम 3.64 लाख का एक एडिशनल डिडक्शन दे दे रहे हैं क्योंकि इंडिया में लॉस अलाउ होते हैं। तो कुल मिला के इंडिया में तो कम ही टैक्सेबल करवा रहे हैं ना इनकम को। इंडिया में टैक्सेबिलिटी कितनी निकल रही है सर? 24.36 लाख की निकल रही है। तो डबल टाइम्स जो टैक्स हो रही है दैट इज 24.36, इसलिए डबल टैक्स इनकम बन जाती है। सर इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है? 34.3456। वहां कितना टैक्स भरा सर? वहां पे तो बहुत टैक्स भरा है, वहां पे तो बहुत टैक्स भरा सर, वहां 20% से भरा हुआ है। यानी सर विच एवर इज लोअर लगा देंगे तो इस पे 20% का रिलीफ निकालो। 4 करोड़ 4,87,200 का मेरे को टैक्स लग रहा है, सॉरी इतनी रिलीफ मिल रही कंट्री जी के साथ। चेक करते हैं यार। एक तो तुम बताते नहीं हो ना तो मेरा गलत हो जाता है कई बार। 487,200 कंट्री जी तो सही हो गया। अब कंट्री एम में जाते हैं। कंट्री एम में अब देखो चाहिए डब्ल्यू टैक्स इनकम। सर कंट्री एम की डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालने के लिए पहले तो डिविडेंड पकड़ लो। जैसा डिविडेंड कंट्री एम में टैक्सेबल है वैसा इंडिया में, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 21 लाख रुपीज ऐड होगा। दूसरा बचा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे कितनी टैक्सेबल है सर? वो मैटर करता है क्योंकि वहां पे तो पूरा पूरा टैक्सेबल है। यहाँ पे 52,000 माइनस सर 6,000 रुपीज का हाउस म्यूनिसिपल रेंट माइनस किया, 46,000 की इनकम बनती है, इस पे 70% लगाते हैं, यानी कुल मिला के सर डब्ल्यू टैक्स इनकम तो 22.54 लाख ही आ रही है। 22.54 लाख की डब्ल्यू टैक्स इनकम आ रही है। 21 लाख प्लस 22,54,000, 43,54,000 रुपीज की डब्ल्यू टैक्स इनकम है। और इस पर रिलीफ कितनी मिलेगी सर? रिलीफ तो एवरेज रेट से ही मिल जाएगी ना। रिलीफ निकालते हैं एक बार एवरेज रेट। 4354 1 2 3 सर इतना मेरा आ जाता है डब्ल्यू टैक्स इनकम। सर इस पे फॉरेन टैक्स रेट भी तो चाहिएगी ना मेरे को। फॉरेन टैक्स रेट वहां उस देश में कितना टैक्स लगा इस इनकम पे। सर पॉइंट क्या कहता है समझना। सर उस देश में रेंटल डिविडेंड इनकम पे कितना टैक्स भरा? सर डिविडेंड इनकम पे 10% टैक्स भरा है, यानी कहना है सिंपली से कि 30,000 का टैक्स उस देश में भरा हुआ है। 30,000 का टैक्स उस देश में भरा हुआ है, 30,000 की इनकम पे 10% टैक्स वहां भरा हुआ है, प्लस 52,000 की इनकम पे 15% वहां टैक्स भरा हुआ है। यानी कुल मिला के 30,000 इंटू 10%, 52,000 पे 15%, 10,800 का टैक्स वहां भरा हुआ है। 10,800 का टैक्स वहां भरा हुआ है। ठीक है सर, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको सॉरी इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स वहां पे निकालना पड़ेगा। वहां की इनकम कितनी है कुल मिला के सर? 30,000 प्लस 50,000 82,000 की इनकम है। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स उस देश में या फॉरेन टैक्स रेट अगर निकालूं उस देश में कितनी निकलती है? 13.1707% की हमारी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल रहा है उस देश का, या यूं बोलो फॉरेन टैक्स रेट निकल रहा है। यहाँ पुट करो 34.3456, 13.1707, विच एवर इज लोअर लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4354 से। कुल मिला के रिलीफ कितनी मिल रही है? 573,453। एक बार सर चेक करता हूँ आंसर को, एक बार आंसर को सर चेक कर रहा हूँ आपके लिए। 473,554। तो दिल से सॉल्व करोगे ना कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। दिल से सॉल्व करो, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही, बस दिल से सॉल्व करते चलो। गॉट दिस पॉइंट? यस सर समझ में आ गया। तो आपने इतनी रफ स्पेस यूज कर ली कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी तुमने। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आप। A non-profit organization trust engaged in philanthropic activities operates both in educational institute and hospital। अरे फर्जी सा क्वेश्चन है यार अपना ये, कितनी बार किया हुआ है क्वेश्चन। सर कहता है कि 4.5 करोड़ के एनुअल रिसीट्स है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से और 4.5 करोड़ की हॉस्पिटल से है, कुल मिला के 9 करोड़ की रिसीट्स है। इनको डिडक्शन चाहिए 1023C में। अरे यार इतने बड़े लोग हो गए ये लोग। 5 करोड़ की थ्रेशोल्ड टोटल होती है। आप हॉस्पिटल अलग चलाओ, आप अपना स्कूल अलग चलाओ, कुल मिला के अपने को देखना पड़ता है 5 करोड़। ये लोग अलग अलग 5 करोड़ चेक कर रहे हैं, ये लोग गलत चेक कर रहे हैं, यानी डिडक्शन नहीं मिलने वाला ना इनको। तो सिंपल सा क्वेश्चन, फर्जी सा क्वेश्चन 100 बार पूछ चुका है अब तक। A charitable trust registered under section 12AB earns a gross income of 21 lakh rupees during previous year ending 31st March 2025। 14 लाख रुपीज एक्टिविटीज हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्या कह रहा है क्या कह रहा है? कमाया कितना सर? 21 लाख रुपए कमाया है, ठीक है, जिसमें से 14 लाख रुपीज ना जो ट्रस्ट काम करती है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल चलाती है तो स्कूल से कमाया है। 6 लाख रुपए नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट।
सर 6 लाख रुपए बिजनेस इनकम से कमाया हुआ है। सर 6 लाख अलाउड होता है? सर अपने को ये तो बोला ही नहीं कि वो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है, तो हम तो मानेंगे ना अलाउड है, इट इज़ अलाउड। हम ये भी मान लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी सेपरेटली मेंटेन कर रहे होंगे, हम ये भी मान लेंगे कि बिज़नेस भी इंसिडेंटल है, ये सब मान लेंगे हम। 9 लाख रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। सर 9 लाख रुपए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से मिला हुआ। सर 9 लाख रुपए मिला हुआ सर, कुल मिला के तीनों इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस सर ये जो 21 लाख है ये किस काम का है? ग्रॉस इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंप्राइजिंग। सर ये कंप्राइजिंग में 3 चीजें आ रही, कुल मिला के 29 लाख हो रहा है और यहाँ दे रखा है 21 लाख। ये कैसा मसला है? ये क्या कर रखा है? ऊपर कह रहे 20 लाख कमा है, टोटल 29 लाख हो रहा है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन है, क्या पता आपके सामने आ जाए। द ट्रस्ट हैज अप्लाइड फॉर 12.5 lakh फॉर चैरिटेबल ड्यूरिंग द ईयर, which includes repayment of loan for the construction of orphanage. The entire expenditure for the construction was allowed. सर कहता है 12.8 लाख रुपीस का आपने खर्चा किया, जिसमें से सर 4.8 लाख रुपीस तो आपको पहले ही अलाउ हो चुका है, यानी सर इस बार सिर्फ आपको 8 लाख ही मिलने वाला है। सर कहता है कुल मिला के 29 लाख रुपीस आपने खर्चा कर रखा है। 29 लाख रुपीस आपने खर्चा कर रखा है, इस पे 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना पड़ेगा। इसमें आपको 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके 24,65,000 होता है। इसमें से 8 लाख रुपए का आपको डिडक्शन माइनस करने को मिल जाएगा जो आपने एप्लीकेशन किया हुआ है। कुल मिला के 65,65,000 रुपीज की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए। 4 माह का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। वैसे गंदगी बस ना कर रखी हो। 29 लाख की इनकम है, 430 का स्टैंडर्ड एक्शन, 16,65,000, बस सिंपल सा। सर किसी स्टूडेंट के अंदर जो तीव्र इच्छा होती है ना कि सर मुझे बताओ कि 21 लाख क्या है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता और मुझे लेकिन ये पता है कि पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो यू हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे ओनली। आपको नीचे अंदर के कंपोनेंट्स अगर मैच नहीं कर रहा है ना ऊपर से, तो अंदर के कंपोनेंट वाइज टोटल करना पड़ जाएगा। पार्ट बी पे आ जाओ। Laurus Labs Limited specializes in providing scientific services to various non-resident clients, includes Meta. A key in respect of this arrangement is that Meta ने गारंटी एक्सटेंड कर रखी 12% की। देखो लॉरस लैब्स लिमिटेड किसको सर्विस दे रहा है? सर मेटा को दे रहा है। सर इसमें क्या है की एस्पेक्ट क्या है कि जितना भी लोन सर लॉरस लेता है ना, इसका सर 12% गारंटी देता है लॉरस। जितना भी लोन सर लॉरस लेता है ना, इसकी गारंटी मेटा दे देता है, यानी सर ये आपस में बन जाते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक के लोन की 10% ज्यादा गारंटी अगर कोई देता है तो वो एसोसिएट बन जाते हैं। ठीक है, दी प्राइमरी कंसिडरेशन इज वेदर फाइनेंशियल गारंटी, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एसोसिएट बनाते हैं? यस, एसोसिएट बना देते हैं। सर लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि एसोसिएट है कि नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। सवाल देखो ध्यान से देखो, हम क्या करके आते हैं, हम सीधे एसोसिएट लिख के आ जाते हैं। हमसे एसोसिएट पूछ ही नहीं रहा हूं, हमसे पूछ रहा है द प्राइमरी कंसिडरेशन इज वेदर द फाइनेंशियल गारंटी कंस्टिट्यूट्स एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग। सर क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बनता है? सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर कोई भी दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन, इसमें से एनी वन ऑफ देम इज नॉन रेसिडेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन रेसिडेंट। और सर ट्रांजैक्शन किस चीज का होता है? सर ट्रांजैक्शन हो सकता है किसी परचेज सेल का, कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का हो सकता है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो सकता है। सर दिस इंप्लाइज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सर क्या गारंटी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बनाते हैं? सर गारंटी इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, गारंटी इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। गारंटी सिर्फ एसोसिएट बनते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा तो आर्म्स लेंथ प्राइस वाले प्रोविजन आएंगे। सर दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। गारंटी देना तो एक तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस चलता रहता है ना, देखना। प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फॉल विद इन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, चलो ठीक है मान लिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। और एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, गारंटी 10%। अरे सर तो कोई दिमाग लगाया ही नहीं, मेहनत की ही नहीं यार, हमने तो इतना मेहनत करके सोचा सर ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपके बीच में। सर ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं, सिर्फ गारंटी सर्विस दे, गारंटी दे रखी है। गारंटी से सिर्फ एसोसिएट बनते हो, एसोसिएट बनने के बाद ट्रांजैक्शन करोगे तो समझेंगे ना, कुछ पैसे दो गारंटी के बदले, कुछ इंटरेस्ट में खर्चा करवाओ, कुछ इंटरेस्ट कम करवाओ, गारंटी का कोई कॉस्ट होता है वो बेयर करो, गारंटी का कोई इंप्लाइड कॉस्ट होता है वो बेयर करो, सब कुछ मेंशन नहीं किया। सर इसने कहा क्योंकि एसोसिएट बन रहे हैं, आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे। बहुत ही वाहियात सा जवाब। ठीक है चलो, विदाउट प्रेजुडाइज टू द फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एंड असेसिंग ऑफिसर ने एक प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया 310 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर 22 का थ्रू एन ऑर्डर डेटेड 1/4/2024 को। 1/4/2024 को कितना एडजस्टमेंट किया? प्राइमरी एडजस्टमेंट सर 310 लाख का प्राइमरी एडजस्टमेंट कर रखा है।
सर कभी भी अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो 90 दिन के अंदर पैसे लेके आने पड़ते हैं। 90 दिन के अंदर नहीं लाते तो डे फर्स्ट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। सर 1 अप्रैल के बाद, सर 1 अप्रैल को अगर एडजस्टमेंट किया हुआ है तो आपके पास टाइम था सर 30 जून तक पैसे लेके आ जाने का। आप पैसे नहीं लाए तो 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? अगर ट्रांजैक्शन रुपीज में डिनोमिनेटेड है तो एसबीआई का रेट प्लस 3.25%, और अगर इंटरनेशनल करेंसी में तो लिबर प्लस 3% इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है। ठीक है। व्हाट आर दी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस? ठीक है, बताते हैं, उस पे आते हैं। अगर डिनोमिनेटेड रुपी में अमाउंट इंडिया में आया ही नहीं है, नॉन कंप्लायंस कारण क्या रेट ऑफ कॉस्ट है? सर 9% है, यानी 9% लेंगे प्लस 3.25 इंटू 1 ईयर का, तो कितना हो गया? इतना, एक सेकेंड, 3 इंटू 12.3 और 25%, कुल मिला के सर 37.97 लाख रुपीज ना आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा साल भर। 37.97 लाख रुपीज का आपको प्रीवियस 24-25 में इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा अगर आप वो पैसे वापस इंडिया नहीं ला रहे हो तो। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप चाहो ना तो किसी भी दिन एडिशनल टैक्स भर दो। एडिशनल टैक्स बोले तो सर 18% का टैक्स भर दो 310 लाख पे, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन से, इतना भर दो। जैसे आपने भर दिया ना, आपको सर इंटरेस्ट ऑफर नहीं करना पड़ेगा उसके बाद से। जिस दिन एडिशनल टैक्स भरोगे ना उसके बाद इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर एडिशनल टैक्स भरने से पहले जो अमाउंट है ना उस पर इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा, सर उतना इंटरेस्ट आपको लगेगा। दिस इज द आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, विजया बैंक क्रेडिट करता है 65,50,000 rupees as interest on deposit in separate account for macro monitoring purpose for core banking facility. However, no actual TDS was deducted on these payments. Assessing officer disallowed 30% कहते हुए कि TDS काटना चाहिए था। आपको क्या सही है कि नहीं? सर देखो, मेरा अकाउंट होता है, मेरे अकाउंट में ना रोज इंटरेस्ट नहीं आता, साल के एक बार 2-5 रुपए आता है बस, साल में एक बार सेविंग्स अकाउंट पे। एफडी पे क्या होता है सर, क्वार्टरली, सॉरी सेविंग्स अकाउंट में क्वार्टरली देते हैं और एफडी में साल भर में एक बार देते हैं। इतना इंटरेस्ट आता है मेरे पास, 2-5 रुपए सेविंग्स पे आता है, 15-20 रुपए एफडी में आता है। अब से साल भर का इंटरेस्ट अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो मेरे को अकाउंट में तो लास्ट डे पे आता है, क्वार्टर के एंड पे, ईयर एंड पे। लेकिन ये लोग बैंक वाले क्या करते हैं ना, हर रोज आपके अकाउंट में मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए पैसे डालते रहते हैं। ये बोल के कि भैया हमको चेक करना है कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, कि एक्चुअल रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से डालते रहते हैं। तो इन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। सर सीएओ बोलता है कि भैया रोज रोज के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो तो सर आपको टीडीएस काटना चाहिए था रोज रोज। अब क्या बैंक रोज रोज टीडीएस काटेगी? राइट आंसर इज नहीं काटेगी। इस बारे में हमारे पास क्लैरिफिकेशन है कि अगर कभी बैंक मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए प्रोविजनिंग अकाउंट में कोर बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू अगर रोज इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है ना, तो आपको टीडीएस नहीं काटना अनलेस एक्चुअल क्रेडिट सामने वाले के हाथ में नहीं हो जाता। तो इतना सा आंसर है। देखो सिमिलर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस अंडर चैप्टर 17 ऑफ द एक्ट एंड ऑल्सो वर्कआउट द कितना टीडीएस काटना है। प्रॉफिट कमीशन ऑफ 1 लाख रुपए पेड 17/7/2024 को बाय री इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड वेयर देयर वाज नो क्लेम ऑफ द टीटी। सर क्या कहता है, री इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट बेचा है। फिर से, प्रॉफिट कमीशन दिया गया 1 लाख रुपए का बाय अ री इंश्योरेंस कंपनी टू अ इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इंश्योरेंस वेयर देयर वाज नो क्लेम ड्यूरिंग द ट्रीटी। सर कहता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी, उसको क्या मिला? इंश्योरेंस कमीशन मिला है। इंश्योरेंस कमीशन मिला हुआ है। सर एक्चुअल में वर्ड देखो ना सर, यहाँ क्या कह रहा है? री इंश्योरेंस कंपनी है। सर ये इंश्योरेंस नहीं, एक्चुअली एक टाइप का री इंश्योरेंस कमीशन है। 194 डी आता है, इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है। अगर मैंने इंश्योरेंस बिकवाए हैं, तो सर मेरे को कमीशन मिलता है। सर लेकिन यहाँ कमीशन बिकवाए नहीं है सर, यहाँ री इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का दोबारा इंश्योरेंस करवाया हुआ है। क्या इस पे कमीशन मिलता है? इस पे कमीशन टीडीएस लगता है? सर इस पे 194 डी में नहीं लगता सर, रेगुलर इंश्योरेंस पे लगता है, इंश्योरेंस कमीशन पे। री इंश्योरेंस पे जो कमीशन मिलता है वो 194 डी में कवर नहीं होता, तो यहाँ पे नो टीडीएस। सर अच्छा पॉइंट है, इसको हैशटैग मार्क करके याद कर लेना। पेपर इज वेरी गुड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन अच्छे पूछे गए। Amrish, a part-time director in Krish Private Limited, was paid amount 3,10,000 rupees as fees, which was actually the nature of commission. सर कह रहा है अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो उसको जो भी पेमेंट करोगे ना सर, उसको 194J में टीडीएस काटना पड़ता है, 194J में फॉल कर जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। असेसिंग ऑफिसर ठीक है, देख लिया हमने। ओके परफेक्ट। एक्सप्लेनेशन 194 ये कोर बैंकिंग वाला देख लिया, सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन भी, अपना एक्सप्लेनेशन भी है। उसके अलावा 194 डी में 10% टीडीएस काटना पड़ता है, 15,000 के ऊपर कमीशन है। 194 बी डी अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कमीशन पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो री इंश्योरेंस है। देयरफॉर जो भी आपको प्रॉफिट नेचर का दिया गया ना री इंश्योरेंस, इसलिए कोई भी टीडीएस यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता। 194 जे में टीडीएस काटना पड़ेगा 10,000 का, हेंस टैक्सेस टू बी डिडक्टेड 3,10,000 रुपए टीडीएस काटना पड़ जाएगा 10% से। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट बी में टेक्किन
एन इंडियन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वीडियो गेम्स एंड ऑनलाइन ब्रांड कितना टाइम टू डी अंडरटोक अ लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सर इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन है सीधे सीधे। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग उन्होंने हायर किया किसको? सर मूरलैंड इंक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए 20 लाख पेमेंट किया फॉर इट सर्विसेज। सर इस पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी चाहिए थी। डिस्कस द टैक्स एंड टीडीएस इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ टेक्केन और मूरलैंड। सर टैक्स और टीडीएस इंप्लीकेशंस बताने हैं मूरलैंड के। सर कुछ नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी काट लो, सामने वाले के हाथ में एग्जाम हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर पार्ट टू क्या क्वेश्चन चल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी का पार्ट 2। एडवांस रूलिंग के पास क्या है? कमीशन करने की पावर है। कमीशन यानी आप लोगों को बुलाने की पावर है सर। एडवांस रूलिंग के पास, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर्स रहती हैं सर। आपको शपथ पे भी दिलवा सकता है, कमीशन भी इशू कर सकता है, आपको ओथ पे भी दिलवा सकता है, उसके अलावा आपको डिस्कवरी और इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पे सारी पावर्स अलाउड होती हैं। एक सिविल कोर्ट जितनी पावर्स बोर्ड के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ सर, क्या इन लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आंसर और रीजन भी देना। गोविंद 28 साल के हैं, बिजनेस चालू किया है, साल भर में पहला साल का ऑपरेशन है सर। टर्नओवर 70 लाख रुपए है, टोटल इनकम 2 लाख रुपए की है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बताओ क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस। सर अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम होती है वैसे तो नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर टर्नओवर ग्रेटर देन 60 लाख चला जाता तो करना पड़ता है। टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई तो आरओआई फाइल करना पड़ेगा। विकी एज 54 का रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 50 लाख रुपीज फ्रॉम हिज सन। सर देखो, एक पिताजी को एक बच्चा गिफ्ट करे 50 लाख रुपए का, हमको भी वो बच्चा बनना है। हु इज एम्प्लॉयड इन द कंपनी, ही डिपॉजिट्स एंटायर अमाउंट ऑफ इन द सेविंग्स अकाउंट। सर जो 50 लाख रुपए बच्चे से मिला सर, दिस इज एग्जेम्प्ट इनकम। सर एग्जेम्प्ट इनकम हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, इसलिए सर यहाँ पे आरओआई की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाया। सब्सिक्वेंटली 25 मार्च 2025 अप्रैल को उसने 30 लाख रुपए अप्लाई किया एक रेसिडेंशियल घर खरीदने के लिए। 50 लाख में से 30 लाख रुपए निकाला और सर घर खरीद लिया। सर ठीक है। While remaining balance was transferred to one of the fixed deposit, ठीक है, 28 अप्रैल 2025 को। Vicky does not maintain any other bank account and does not have any other source of income except the interest accrued on this fixed deposit। सर बात क्या चल रही समझना, बात क्या चल रही समझना। सर इनकम है कितनी, इनकम है कितनी? सर गिफ्ट की इनकम बस मिल रही है, मेरे को समझ में आ रहा है गिफ्ट की इनकम है। वो भी सर 28 मार्च को आपने बैंक में जमा कराया, 28 मार्च को जमा कराया सर। 50 लाख की इनकम है, 50 लाख की इनकम को सर 2 दिन का 3 दिन का ब्याज मिलेगा आपको। 50 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा कितना मिल रहा है। 25 अप्रैल 2025 को आपने एक एफडी कराई 30 लाख, घर खरीदा 30 लाख रुपए का। सर तो अगले साल के ट्रांजेक्शन है ना, ये सब तो अगले साल के ट्रांजेक्शन है। अपने को चाहिए प्रीवियस है 24-25, प्रीवियस है 24-25 में सर गिफ्ट मिला है सर। इस पे क्या आपका आरओआई फाइल करना मैंडेटरी होगा? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज सर नो, नो नो नो। 50 लाख का जो गिफ्ट है वो तो टैक्सेबल नहीं है। सिर्फ सेविंग्स इंटरेस्ट है 4 दिन का, जो कि सर बहुत कम है। उसको रिटर्न बेसिक एग्जामिशन लिमिट से क्रॉस नहीं है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है। हाउएवर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, क्योंकि उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। लेकिन अगर उसका सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट होता है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सिंस डिपॉजिट ऑफ 50 लाख रुपीज हैज बीन मेड इन द सेविंग्स अकाउंट इन प्रीवियस 24-25, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न फॉर असेसमेंट इन 25-26। अब सर देखो सवाल है, 50 लाख रुपए मिला, जमा तो करवाया है, लेकिन सर ही डिपॉजिट एंटायर अमाउंट इन सेविंग्स अकाउंट। सर पूरा 50 लाख रुपए जमा करवा दिया उसने सेविंग्स अकाउंट में, इसलिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर जो डिपॉजिट करवा दिया ना सर, इस कारण से फाइल करवाना पड़ता है। सर करंट अकाउंट में 1 करोड़ जमा कराओ, सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख जमा कराओ, फॉरेन ट्रैवल में खर्चा कर 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल भर दो 1 लाख से ज्यादा, टर्नओवर कर लो 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशनल रिसीट कर दो 10 लाख से ज्यादा। सर इन सब केस में आरओआई फाइल करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे यही केस लग गया। सर घर खरीदना ये सब सब फालतू बातें हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बॉटम लाइन पकड़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो।
एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस एट द टाइम ऑफ हियरिंग द रेक्टिफिकेशन। क्या आईटीएटी रीअप्रिशिएट कर सकता है सारे एविडेंसेस जो कि आपको हियरिंग के टाइम पे? सर रेक्टिफिकेशन के टाइम पे कोई भी एडिशनल एविडेंसेस नहीं ले सकता आईटीएटी, उसके पास पावर्स ही नहीं। रेक्टिफिकेशन होता ही इसलिए क्योंकि आपकी जो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जो देखते हुए समझ में आ रहा है गलत है, सर उसको करेक्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन होता है। ऐसे ही कोई भी मेजर ब्लंडर को आप करेक्ट नहीं कर सकते। हाईकोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता फैक्चुअल फाइंडिंग में। यस इट इज करेक्ट, हाईकोर्ट कभी भी फैक्चुअल फाइंडिंग में इंटरफियर नहीं कर सकता, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए इंटरफियर कर सकता है। पेनल्टी डिटरमाइन करने 270 की अलीबाबा इंडियन कंपनी का। नन ऑफ द एडिशंस हैव बीन डिसअलाउंस हैव बीन मेड एज पर एंड दैट अंडर रिपोर्टिंग डज नॉट रिजल्ट इन मिस रिपोर्टिंग। सर अंडर रिपोर्टिंग समझना है। अलीबाबा इंडियन कंपनी है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12.5 लाख की इनकम 4.5 लाख हो जा रही, 7.5 लाख हो रही, यानी 4.5 लाख रुपीज का एडिशन है। क्या इस पे कोई पेनल्टी लगेगी? राइट आंसर इज नहीं लगती। इंटीमेशन के टाइम पे जो भी इनकम बढ़ती है सर उसमें कभी पेनल्टी नहीं लगती। 7.5 लाख से 5 लाख हुई, 2.5 लाख की इनकम हुई, सर इस पे इनकम पे पेनल्टी लगेगी। और इस 5 लाख से 4.5 लाख हो गई, यानी सर 9 लाख का एडिशन हुआ 9.5 लाख का, तो इसमें भी अपने को पेनल्टी लगेगी। जो 2.5 लाख ऐड हुआ है ना, इस पे क्या टैक्स रेट लगाऊं? सर प्रीवियस ईयर 22 से इस पर टर्न हुआ 350 करोड़, यानी 25 लाख 25% टैक्स रेट लगाऊंगा प्लस 4%, 2.5 लाख पे 25% इंटू 1.04, 65,000 का टैक्स है। इस पे 50% की पेनल्टी लगेगी, 32,500। और यहाँ कितना हो जाता है 9.5 लाख रुपीज, इसमें 25% प्लस 4%, 2,47,000, इसमें 50%, 123,500। इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए। 32,500 और 123,500। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, सही कैसे हो रहा है सर? एक्सप्लेन दी टर्म्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। सर क्या कहते हैं कंटेम्परेरी एक्सपोजिटो, बेटा कंटेम्परेरी एक्सपोजिटो। सर ट्रीटी जब साइन हुई तब का मतलब पकड़ेंगे, कंटेम्परेरी एक्सपोजिटो वही कहता है जब ट्रीटी साइन की थी उस टाइम का मतलब पकड़ना है अपने को। उसके अलावा सर दूसरा कहता है टेलियोलॉजिकल अप्रोच। सर ये दोनों क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्वेश्चन आंसर में सब कवर करवा रखा है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर्ड है। टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? सर ऑब्जेक्ट को मीट करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ट्रीटी का। कभी भी ट्रीटी आपको ऐसे नहीं रीड करनी कि उसका पर्पस डिफीट हो जाए। अगर पर्पस है अवॉइडेंस ऑफ नॉन टैक्सेशन या अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डबल टैक्सेशन करवा बैठो या नॉन टैक्सेशन करवा बैठो। सर आपको ऑब्जेक्टिव और पर्पस को मीट करना है, इतना बस ध्यान दे लो, आपका काम हो जाएगा। आंसर भी देख लो। सर जब ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम का मीनिंग पकड़ोगे आप। उसके अलावा सर टेलियोलॉजिकल में कहता है कि ऐसा इंटरप्रिटेशन करोगे जिससे ऑब्जेक्ट और पर्पस मीट हो जाते हैं। एक दो केस लॉ दे रखे हैं, अब्दुल रजाक मेमन का और सर आजादी बचाओ आंदोलन करके केस लॉ है। नाम दे पाते हो तो ठीक है, नहीं दे पाते इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन सर्च ऑपरेशंस कंडक्टेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 31 अक्टूबर 2024 डिपार्टमेंट ने एसेट सीज कर लिए 25 लाख रुपए के। एसएससी ने एक्सप्लेन कर दिया सोर्स, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट किया 15 अक्टूबर 2015 15 दिसंबर 2024 तक, रिक्वेस्टिंग द रिलीज ऑफ द एसेट। डिपार्टमेंट डिक्लाइन द रिक्वेस्ट। एसएससी ओपिनियन मांगना चाहता है, मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? सर कहता है कब तक आप कभी भी अपने जो एक्सप्लेन्ड एसेट्स है ना वो कब तक मांग सकते हो? सर कंक्लूजन ऑफ सर्च के एंड ऑफ मंथ से 30 डेज के अंदर मांग सकते हो। कंडक्ट टू सर्च, कंडक्ट टू सर्च सर सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट हुई, मैं मान सकता हूँ कंक्लूड अगले 1-2 दिन बाद हुई होगी। नवंबर एंड के 30 दिन के अंदर, यानी सर दिसंबर तक आप मांग सकते हो अपने एसेट दिसंबर में। सर कायदे से मांग जो है ना वो दे देना चाहिए इनको। कैन डिपार्टमेंट रिटेन द सीन्स एसेट आफ्टर द एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ सोर्स? सर कहता है मैक्सिमम 120 दिन तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। जिस दिन एसेट सीज किए गए ना उसके एंड ऑफ द मंथ से 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जब सर्च कंक्लूड हुई ना उसके 120 के दिन के अंदर वापस करना पड़ता है एसेट। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम 120 दिन के अंदर रख सकते, मैक्सिमम 120 दिन तक आप अपने पास एसेट रख सकते हो, उसके बाद नहीं रख सकते। सर इफ यस टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट पीरियड? सर कहता है उसके लिए बाद प्रायर अप्रूवल लग जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा आपको। 0.5% आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा, जितना भी आपके एक्सप्लेन्ड एसेट्स है अगर आप वापस नहीं करते तो इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा। जब तक असेसमेंट कंप्लीट होता है तब तक तो वापस करना ही पड़ जाएगा। So provide that their person concerned makes an application within 30 days from the end of the month in which asset are seized, it has to be released by the department to the satisfaction। कितने दिन के अंदर? सर 120 दिन के अंदर ऑफर रिलीज करने पड़ेंगे। Existing liability does not include the advance tax payable, ठीक है, 120 दिन के अंदर रिलीज करना पड़ेगा।
इन दिस केस एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द सर्च, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और रिलीज करना पड़ेगा 132 में। इट में बी नोटेड दैट वन ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अबव इज इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है सर इसको आप हटाओ। कोई भी जवाब नहीं दिया इसने हमारा वाला, क्या आंसर कर रहा है ये लोग, क्या आंसर कर रहा है। However, it is given that SSC's application for the release explaining the source was turned down by the department. Application was turned down by the department due to not satisfaction given by the SSC. ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, कैन नॉट बी रिलीज सिंस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सर कहता है कि अगर आप कभी भी एसेट रिलीज करने के लिए निकालते हो, आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देते हो, तो कायदे से डिपार्टमेंट दे देना चाहिए। क्या डिपार्टमेंट और लंबा रोक सकता है? इट आंसर इस कायदे से लंबा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड ही नहीं है तो फिर रिलीज ही नहीं करेगा ना एसेट, और जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो तब तक रिलीज भी नहीं कर सकता। तो इसने सवाल तो इतने सारे पूछ लिए लेकिन जवाब खुद से ही नहीं दिए, जवाब खुद से ही नहीं दिए। 120 दिन के अंदर रिलीज कर देने चाहिए, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, क्या करो और लंबा रोको, फिर असेसमेंट खत्म होने तक रोको। क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है सर, आंसर कुछ और दे रहा है। आंसर मतलब कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा है, जो जरूरत है ना वो आंसर नहीं दिया इसने, इसलिए एमटीपी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंडर द टैक्स रेट इज बिटवीन कंट्री एक्स एंड इंडिया, इंडिया और ये कंट्री एक्स है। शेयर्स ऑफ रेड चिलीज ऑफ इंडियन कंपनी, अच्छा क्या कह रहा है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रेड चिली लिमिटेड इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल और ओनली इन कंट्री एक्स। सर अगर शेयर हो रहे हैं सेल इंडिया के, ठीक है कौन से, रेड चिली के, तो ये सिर्फ यहाँ टैक्सेबल होगा। प्रोवाइडेड द ट्रांसफरर इज द रेसिडेंस ऑफ कंट्री, जो बेच रहा है ना वो रेसिडेंट होना चाहिए। एक्सेप्ट when the transferor holds more than 10% of the red chili, the resident of country X invests in red chili through two wholly owned subsidiaries, Lalit and Mohan, both incorporate country X. Each subsidiary hold 9.6%, sir, resulting in combined shareholding of 19.9%. सर मतलब क्या हुआ, सर ये जो कंट्री एक्स का एग्जाम्पशन है ना सर, एग्जाम्पशन क्या देखो, अगर कंट्री एक्स में कोई अगर पर्सन है, वो इंडिया की रेड चिली प्राइवेट लिमिटेड में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा सर वो सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, सर कहता है ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब आपके पास ना सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग है, यानी एक फॉरेन कंपनी के पास अगर रेड चिली की सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग है ना, तो जो टैक्स होगा ना वो सिर्फ उनकी कंट्री में लगेगा, इंडिया में नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे ना दो लोग थे, कौन थे, ललित और मोहन। सर इनके पास लगभग ना, इनके पास क्या थे, कुल मिला के कंपनी के पास, इनके पास 19.9% शेयर्स थे। इन्होंने क्या किया सर, दो अलग अलग लोग बनाए और सर उनके पास 9.95% शेयर होल्डिंग रखी और फिर इसको बेचा, ये बोल के कि भैया देखो हमारे पास तो 10-10% से कम के शेयर्स हैं। सर 10-10% से कम के शेयर्स है तो इंडिया में कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए, हमारे अपने देश में टैक्स लगेगा। सवाल आता है सर कायदे से कंपनी के पास अगर होते शेयर, अगर एक इंडिया अगर कंपनी के पास होते 20% की लिमिट 10% वाली लिमिट क्रॉस हो जाती, इंडिया में टैक्स भरना पड़ जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के उस लिमिट को कम किया, अलग अलग लोगों में बांट के, जो कि सर लॉ ने मना नहीं किया बांटने के लिए, लॉ ने मना नहीं किया बांटने के लिए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ट्रीटी को अब्यूज करने की कोशिश की है, ऐसा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की है जिसका कमर्शियली कोई सब्सटेंस ही नहीं है। एंड सर इससे टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है, तो क्या इस पे गार लगा दिया जाएगा, राइट आंसर इस पे गार लगा दिया जाएगा। एग्जामिन गार इन्वोक हो जाएगा, हाँ सर इन्वोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, मिसचेफ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट, सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन कौन सा है सर, अपना सिंगटेल वाला क्वेश्चन है, सिंगटेल वाला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल फिगर्स भी चेंज नहीं किए हुए, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर्स है, वही आंसर आपको मिलेगा। इसके साथ हमारा पूरा एमटीपी भी सॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल एमटीपी है, लेकिन कुछ पिक्यूलियरिटीज है, गलती होने के चांसेस हैं, देख के जरूर जाना, प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छा एमटीपी है। एमसीक्यू भी बोल लो, क्वेश्चन आंसर बोल लो, कुछ इजी है कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर इस एमटीपी में ना आपके 60 मार्क्स आ जा रहे हैं, 60 बोल लो, 60 से लेके 65 मार्क्स आ जा रहे हैं, जो कि आ जाने चाहिए आपके एग्जाम में, आप एग्जाम में 50+ स्कोर कर सकते हो। अगर एग्जाम भी इसी लेवल का रहता है 50 स्कोर कर लोगे आराम से। इस एमटीपी में आइडियली व्हाट शुड हैव बीन योर स्कोर, अगर आप पूरा खुद से स्कोर करना चाहो ना अपने आप को, सर आइडियली 65 मार्क्स आने चाहिए आपके, 65 60 से लेके 65 आने चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपको जरूरत है, इससे ज्यादा आ रहे हैं बढ़िया, आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन सिमिलर टॉपिक्स। डू कमेंट डाउन कि किस वीडियो पे आपको अगला किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दोस वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू ऑल इन अदर वीडियो। कोई सवाल हो, संशय हो, संदेह हो, जरूर टेलीग्राम चैनल पे आओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। बाय बाय, टेक केयर।